Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, उसका पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 में है, क्योंकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए और बढ़िया से आपको पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है, ताकि आपको कोई गुंजाइश नहीं रहे कंफ्यूज होने की और साथ में टेंशन लेने की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा था पार्ट्स में, बट अब कंप्लीटली साथ में पढ़ेंगे वन गो में। ओके, उससे पहले आप क्या कर दीजिए भाई, उससे पहले आप अपनी जिम्मेदारी निभा लीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली चीज। दूसरी, शेयर कर दीजिए फटाफट से अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी आके सेशन को ज्वाइन करे और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का क्या करे, लाभ उठा सके। साथ में कमेंट करके बता दीजिए आप रेडी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो देता है मोटिवेशन, वो है लाइक करके बता दीजिए कि भाई मैम हमें समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, चीजें अच्छे से मजे में, बढ़िया इजी वे में समझ में आने वाली है। तो लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें, बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं और आप भी अपना काम कर दीजिए। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले तो मैप था ना, अगर याद है हमने कुछ मैप्स पढ़े थे, 2 मैप्स का कंपैरिजन देखा था, भूल गए होंगे, डोंट वरी, आई एम हियर। जब कोमल मैम है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सो इंट्रोडक्शन में हमें क्या बोला था, टेक अ लुक एट मैप्स 1 and 2। ये मैप 1 है, ये पीछे मैप 2 है। पहले दिखा रही हूँ, ताकि अगर जिसने नहीं देखा है ना पहले, तो अगर प्लेलिस्ट आपने जाके चेक कर लीजिए, आपको पूरा अपडेटेड अपलोडेड वहाँ मिल जाएगा। अगर नहीं देखा है तो आपकी बुक में भी आपने देखा होगा, 2 मैप चैप्टर पढ़े होंगे, और नहीं तो मैंने दिखा दिया। अगर वो भी नहीं तो ये ऑप्शन लास्ट बचता है मेरे पास कि पहला मैप ये है जो लिखा है ना यहाँ पे कि फर्स्ट मैप, और ये फर्स्ट मैप है और ये सेकेंड मैप है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि क्या है भाई फर्स्ट एंड सेकेंड मैप में, हम भी तो जाने। Take a look at maps 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE, कॉमन एरा बोलते हैं जिसे, बाय द अरब जियोग्राफर अल-इदरिसी। जो मैप 1 है, ये वाला मैप जिसकी बात हो रही है, ये वाला जो मैप है वो किसने बनाया था? 1154 CE में अरब जियोग्राफर थे जिनका नाम था अल-इदरिसी। कौन थे? अल-इदरिसी ने ये वाला मैप बनाया था। मैम ये मैप नहीं लग रहा है, ये कुछ आपको ऐसा लग रहा है साइंस में बैक्टीरिया इस टाइप का कुछ दिख रहा हो। आप जब क्या करते एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो तो लैब वगैरह में इस टाइप का दिखते हैं ना आपके, साइंस में इस टाइप के नहीं, ये मैप है, बिल्कुल ये मैप है, इसको कुछ और नहीं समझना, ये मैप है। किसने बनाया था? अरब जियोग्राफर अल-इदरिसी। फाइन। The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. ये जो अच्छा बड़ा मैप है वर्ल्ड का, वो क्या बता रहा है? ये सेक्शन हमें बता रहा है डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। किन के बारे में भाई? हमारे भारत जो सबकॉन्टिनेंट है उसके बारे में हमें डिटेल बता रहा है। ठीक है, फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये जो मैप है इसका लार्जर वर्ल्ड का पूरा, उसमें हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक परछाई सी डाली है, कह सकते हैं एक ध्यान डाला है ना। ठीक है, मैप 2 was made in the 1720 by a French cartographer। अब 1720 में किसने बनाया था ये मैप? फ्रेंच कार्टोग्राफर, फ्रेंच जो कार्टोग्राफर है। अब मैम ये कार्टोग्राफर क्या होता है? जिसको याद होगा, जिसने क्लासेस पहले की देखी होंगी तो उन्हें तो पता होगा, तो फटाफट से पहले वो बता दीजिए, जिनको पता है वो बता दीजिए, फिर मैं आंसर करूंगी। फटाफट से कमेंट में बताओ। चलो, आपको भी आंसर करना रहता है, मैंने बताया ना, सिर्फ नॉलेज नहीं, एक्शन में लाइए, एक्टिविटी कीजिए। ठीक है, एक्शन में ले आए। 5 सेकेंड्स दिए थे, हमेशा ही 5 सेकंड देती हूँ, तो आपको तो पता ही है कि मैम का जो रूल रहता है 5 सेकंड का, ज्यादा हुआ तो 7 और बहुत ज्यादा हुआ तो 10, बट 5। तो कार्टोग्राफर जिसने लिख दिया होगा बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं समझ में आएगा तो कार्टोग्राफर कौन है? हम अगर बात कर रहे हैं मैप्स की, मैप 2, मैप 1 इनने बनाया इस तरीके से, तो मतलब कार्टोग्राफर वो होते हैं जो क्या करते हैं? मैप को डिजाइन करते हैं, मैप को जो बनाते हैं उन्हें बोलते हैं कार्टोग्राफर। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर वो होते हैं जो मैप को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? चलिए। The two maps are quite different even though they are of the same area। ये जो मैप है ना, ये वाला मैप हो चाहे ये वाला मैप,
है सेम एरिया का। कौन सा एरिया? एरिया जो है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया है वो क्या है? वो क्या है? इन मतलब दोनों ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मैप है, बट दोनों में डिफरेंस है। यही वो कह रहे हैं कि द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। भले भाई सेम एरिया के हैं बट दोनों मैप डिफरेंट है। अंडरस्टूड है? ये तो आपको खुद बैक्टीरिया टाइप लग रहा है, बट ये मैप है वो भी किसका? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, और ये भी मैप है किसका? इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। बट दिस वन इज क्वाइट फैमिलियर टू अस, मतलब ये हमें कुछ फैमिलियर है। क्यों? क्योंकि हाँ हमारे भारत के नक्शे जैसा है, तो ये थोड़ा हमसे मैच कर रहा है। बट ये जो पुराना है इसका तो क्या ही कहना है, तो थोड़ा बैक्टीरिया जैसा लग रहा है। बट ये मैप है, ये किसने बनाया है? अल इदरसी ने। अरब कौन थे? कार्टोग्राफर। ठीक है, ठीक है, चलिए। In Al-Idrasi map, South India is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top. अब जो अल-इदरसी जी हैं उनके मैप ने बहुत ही अनोखा काम किया। अनोखा काम क्या किया? अगर हम मैप जानते, जो मेरा मैप मैं प्यारा सा बनाती हूँ, ये बनाती हूँ मैं मैप, ये नॉर्थ है, ये हमें पता है, ये ईस्ट है, ये हमें पता है, ये हमारा वेस्ट है, और ये क्या है? साउथ है। अब जो अल-इदरसी ना, उन्होंने क्या कर डाला है? उन्होंने ऐसा समझ लीजिए, ऐसा कर डाला है, डायरेक्शन ऐसा कर दिया कि ये साउथ यहाँ पहुंचा दिया उन्होंने और नॉर्थ नीचे पहुंचा दिया। मतलब उन्होंने उल्टा कर दिया था। किसने किया था? इन अल-इदरसीज मैप। अब अल-इदरसी के मैप में क्या हुआ था? साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया कहाँ है? ये अल-इदरसी का मैप है। ये तो हमारा जनरल मैप है जो हम जानते हैं और जो सही भी है। बट अल-इदरसी ने कैसे बनाया? उन्होंने तो भाई साउथ को ऊपर पहुंचा दिया और नॉर्थ को नीचे पहुंचा दिया, उल्टा कर दिया। उनको पता नहीं क्या सूझा, मतलब कि उल्टा कर देता हूं मैं, कुछ नया हो जाएगा, तो उन्होंने उल्टा कर दिया। तो साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड द नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। और श्रीलंका जी को ऊपर पहुंचा दिया। ये जो मैप दिख रहे हैं सही है। हम देख रहे हैं ना श्रीलंका नीचे है, तो भाई उन्होंने जो अल-इदरसी है उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था? बेसिकली मैप उल्टा बना दिया था, उल्टा मैप बनाया था। किसने? अल-इदरसी ने। कौन थे वो? कार्टोग्राफर, जियोग्राफर भी थे। कार्टोग्राफर कौन होते हैं? जो मैप बनाते हैं। ठीक है। Place names are marked in Arabic and there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh spelled in the maps as Quannauj। अगर हम बात करें, किसकी बात करें? जो प्लेस के नेम्स थे, जो जगहों के नाम थे, वो कैसे थे? अरेबिक में थे। अब वो भाई क्या थे? वो अरब के थे, तो उनका जो लैंग्वेज जो उन्होंने चूज करी थी, जो प्लेस के नाम दिए थे, अब जगह उन्होंने मैप बना दिए तो जगहों के नाम तो दिए ही होंगे। मैप में बिना जगहों के नाम के क्या ही हो सकता है? तो जगहों, प्लेसेस के नाम उन्होंने दिए थे। जगहों मतलब जागो वाला जागो नहीं कि सोए हो तो जगो, नहीं, प्लेसेस के नाम दिए थे। तो उन्हें किस में दिए थे? अरेबिक में दिए। ठीक है, अरेबिक क्या होती है? लैंग्वेज होती है, आपको पता है, अरब में यूज होती है। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स, अगर हम बात करें, एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, मतलब एक बहुत ही वेल नोन नेम है जो हम बहुत अच्छे से सुना है, हमने जानते हैं, आपको ही पता है, जैसे कन्नौज, जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कन्नौज आपने सुना है, बट जिन्होंने, किनकी बात हो रही? अल-इदरसी की, जो अरब के थे, तो उन्होंने अपने मैप में कन्नौज को कैसे बताया है? किस तरीके से स्पेल करा है? कन्नौज। क्यू आ जाता है तो हम बोलते हैं ना क्वीन, क्यू का एक वो आता है, हम साउंड आता है, तो कन्नौज हो गया। तो उन्होंने इस तरीके से स्पेल करा है अपने मैप में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आया समझ में? एक बार और समझ लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये भी पढ़ते हैं, उसके बाद पूरा आपको ब्रीफ देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैप 2 क्या कह रहा है? ये मैप 1 की बात होगी। अभी जो है ये हमारा मैप 2 है। ओके, हमारा जाना पहचाना मैप 2। मैप 2 was made nearly 600 years after मैप 1। अगर हम मैप 2 की बात करें तो ये कब बना था? 600 साल बाद। 600 साल बाद, ऑलमोस्ट किसके? 600 साल बाद मैप 1 की, जो अल-इदरसी का मैप था 1154 CE में बना था, उसके 600 साल बाद ये सेकंड मैप बना। ओके, During this period, information about the subcontinent had changed considerably। अगर हम बात करें इस वक्त की, इस पीरियड की, तो क्या हुआ था? During this period, information about the subcontinent had changed considerably। जो जानकारी थी, जो इंफॉर्मेशन थी हमारे सबकॉन्टिनेंट के बारे में। कौन से सबकॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं? हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या था यहाँ पे? जो इंफॉर्मेशन थी, जो चीजें थी, अब थोड़ी चेंज हो चुकी थी। ऑब्वियसली 600 ईयर्स बहुत हो जाता है। 6 साल में चीज़ें बदल जाती हैं, 6 महीने में लोग बदल जाते हैं, 6 दिन में लोग बदल जाते हैं। तो 600 साल में क्या हुआ था? जो इन्फॉर्मेशन थी सब कॉन्टिनेंट की, जो जगह की इन्फॉर्मेशन थी, वो लगभग बदल चुकी थी। ठीक है, अब इनका ब्रीफ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या था, हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, हम मैप 1 देखेंगे,
हम मैप 2 देखेंगे, ठीक है। तो मैप 1 किसने बनाया था? अरब जियोग्राफर जिनका नाम था अल इदरसी, जो अरब के थे, ठीक है। उन्होंने मैप 1154 सीई में बनाया था। किसका? इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, ठीक है। किसके मैप है ये? जो दोनों मैप्स की बात करें, ऑब्वियसली हम इंडिया के लोग हैं, इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मैप बनाया था। कैसा बना दिया था भाई? इन्होंने उल्टा मैप बना दिया था। उल्टा मतलब नॉर्थ को नीचे पहुंचा दिया था और जो साउथ क्या जैसे श्रीलंका उसको टॉप पे पहुंचा दिया था उनके मैप में। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा बना दिया तो श्रीलंका ऊपर चला गया। आप चले आओ देखने की, हम जाते उस टाइम पे 1154 टाइम पे, हम काश हम जा पाते टाइम मशीन से, हम देखते कि कैसे श्रीलंका ऊपर पहुंच गया, पहाड़ों में आ गया जो पानी पानी में था। नहीं, मैप में उन्होंने ऐसा बना दिया था। अब आपका मन है, आप मैप बना रहे तो हो सकता है आप अरुणाचल प्रदेश को वेस्ट में पहुंचा दें और गुजरात राजस्थान को आप ईस्ट में पहुंचा दें, तो ये मैप में ड्रॉ हुआ था। तो सेम उन्होंने भी गलती किस मतलब जो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मैप बनाया था, अल इदरसी ने ऐसा बना दिया था, ठीक है। साथ में उन्होंने जो नेम्स दिए थे, जो जगह के नाम दिए थे, वो कैसे दिए थे? अरेबिक टर्म में, अरेबिक लैंग्वेज में, क्योंकि वो अरब के थे। जैसे फेमस नाम हम बात करें कन्नौज की, जो उत्तर प्रदेश में है, उन्होंने कैसे स्पेल करा था? उन्होंने कन्नौज लिखा था, ठीक है। तो उन्होंने अरेबिक टर्म में करा था। अब बात आ जाती है मैप सेकंड की, जो हमारा जाना पहचाना है। कब बना था? अल इदरसी के मैप के 600 साल बाद दूसरा मैप बना था। उसमें क्या था? उसमें जो ये बताया गया कि ऑलमोस्ट हमारे जैसा ही है ऑब्वियसली, बट चीजें जो इन्फॉर्मेशन है जगह की, जो नाम वगैरह जो जगह है, ये ऑलमोस्ट 600 साल बाद के काफी बदल चुकी थी। क्या हो चुकी थी? जो सबकॉन्टिनेंट की चीजें हैं कंसिडरेबली, मतलब लगभग काफी चेंजेस में आ चुके थे। तो ये था हमारे दो मैप के बारे में, दो मैप के बारे में। अब चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू द 1000 ईयर। मतलब ये कि जो हजारों सालों में जो लगभग चेंजेस है ना, वही तो ट्रेस, वो एविडेंस हमें देखना है कि चीजें कैसे बदलती है। इसीलिए एक मैप में कितना कुछ बदल गया। एक मैप था उल्टा ही था, 600 साल बाद बिल्कुल अलग बदल गया, नाम वगैरह चीजें बदल गई, ठीक है। आगे समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आता जाएगा। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, अब हम पढ़ेंगे नई और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में। देखते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भाई, इतने ऐतिहासिक रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में, क्योंकि सबने बहुत सारे जो रहे हैं हिस्टोरियंस, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा में उन्होंने क्या कर रखे? रिकॉर्ड बना रखे। अगर मैं हिस्टोरियन होती तो मेरी लैंग्वेज में मैं अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लिखती। कोई गुजरात का होता, वो अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग जो है हिस्ट्री लिखता। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस भाई, अलग अलग लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, और जो कैसे वक्त के साथ साथ, साल के साथ साथ, साल दर साल जो है चेंज होता गया। मतलब क्या हुआ? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से अलग अलग लैंग्वेजेस में थे, क्योंकि सब अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, एक जैसा ही लिखेंगे तो फिर मजा ही क्या। फिर क्या है? विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स, और लैंग्वेज हो चाहे जो इन्फॉर्मेशन हो या जानकारी हो, लोग अलग अलग डालते हैं। अगर मैंने आपको कुछ जानकारी दी, अगर आप 10वें ऐसे करते 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 आप 10th नंबर के बच्चे से पूछोगे ना, तो वो उसको वो अलग ही बात कहेगा, वो एक अलग ही स्टेटमेंट बनाएगा। तो साल दर साल चीजें बदली, चेंजेस हुए, ठीक है। तो वही है मिडाइवल पर्शियन। अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मिडाइवल पर्शियन, पर्शिया क्या है? पर्शिया, पर्शिया कोई चीज है क्या? जगह का नाम है ना पर्शिया। तो मिडाइवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। अगर हम बात करें जो मॉडर्न पर्शियन है, जो आज का पर्शियन जो लोग हैं पर्शियन, वो बहुत अलग होंगे किन से? जो मिडाइवल टाइम के पर्शियन थे। हम क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल लेके बोल रहे हैं। अब ये भी ले लो कि आज जो मेरा बिहेवियर है, जो वर्ड्स मैं यूज करती हूँ, जैसी मैं दिखती हूँ या मेरा पहनावा है, रहन सहन है, वो मिडाइवल टाइम पे बहुत अलग होगा। आप जैसे रह रहे हैं, जैसे एंजॉय करें, जो आपके पास गेम्स है, जो लाइफ आप जी रहे हैं, जो लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या फोन चला रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, खाना पीना, जो भी चीजें, वो उस वक्त मिडाइवल टाइम पे काफी अलग होगी ना, एंशियंट टाइम पे और अलग होगी। आया कि नहीं आया समझ में? तो यही वो एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में तो है ही, साथ में ओवर द ईयर्स बदले हैं, चेंजेस आए हैं। जैसे जो मिडाइवल पर्शियन होगा वो मॉडर्न पर्शियन से अलग होगा ऑब्वियसली। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी। अगर लैंग्वेज वाइज बात की जाए तो सिर्फ फर्क इतना नहीं है कि वोकैबुलरी अब क्या यूज हो रही है, अब जो है व्याकरण, जो ग्रामर है वो बदल गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। अब जो मतलब है शब्दों के, वो भी वक्त के साथ बदल गए। हो सकता है मैं जो वर्ड्स अभी यूज कर रही हूँ, वो वर्ड का मतलब पहले कुछ और होगा, और पहले कुछ और होगा, और आने वाले समय में कुछ और हो। नो वन नोज, हु नोज? आपको पता है? नो, आई ऑल्सो डोंट नो, सॉरी, ठीक है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर। मतलब जो फर्क है वो सिर्फ ग्रामर से नहीं है,
ग्रामर और वोकेबलरी में फर्क नहीं आया, इसीलिए हम नहीं कह रहे कि लैंग्वेज चेंज हुई, मतलब जो शब्दों के अर्थ हैं वो भी बदले। वो क्या है, जैसे इस टाइप का हम देख रहे हैं ना, ये पर्शियन होंगे, इस टाइप का लुक, ऐसा ड्रेसअप, उनका रेफरेंस की इमेज लगाइए। तो ऑल ओवर द मतलब यही है कि न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज का टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें क्या हुआ, इसमें पहले कैसे जो है वर्ड्स या मतलब थे चीज़ों के, अब बाद में चीज़ों या वर्ड्स के मतलब कैसे बदले। सिर्फ बदलाव का मतलब यही नहीं कि ग्रामर बदली है या वोकैबुलरी बदली, मतलब शब्दों के अर्थों में भी बदलाव आया है। आया समझ में कि नहीं आया? आया ना, चलो ओके। When the term हिंदुस्तान was used in the 13th century by मिनाज सिराज, जब कौन सा टर्म, हिंदुस्तान टर्म, हमारे भारत से रिलेटेड, हमारे भारत की बात हो रही ना, तो कौन सा टर्म, व्हेन द टर्म हिंदुस्तान वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी। कब? 13th सेंचुरी। किसने यूज किया था? मिनाज सिराज ने, 13th सेंचुरी। ये लिखा है पर एकदम से नहीं होता ग्राफ, तो मैंने यहाँ 13 लिख दिया, ठीक है। जब ये टर्म हिंदुस्तान जो वर्ड यूज करा था, किसने यूज करा था? मिनाज सिराज ने। क्रॉनिकलर, क्रॉनिकलर मतलब हिस्टोरियन, हिस्टोरियन ही होते उन्हीं को बोलते क्रॉनिकलर। तो उन्होंने क्या वर्ड यूज करा? हिंदुस्तान टर्म। कब? 13वीं शताब्दी में। हु रोट इन पर्शियन, जो किस में था? पर्शियन में, ठीक है, पर्शियन में था। ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। अब ये क्या कह रहे हैं सर जी? मिनाज सिराज जी कह रहे हैं, जिन्होंने 13th सेंचुरी में पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया, हिंदुस्तान कितना है? हिंदुस्तान सिर्फ पंजाब हरियाणा की जगह, और साथ में जो लैंड, जो धरती जमीन किसके बीच में आती? गंगा और यमुना के, तो वही है हिंदुस्तान। क्या सिर्फ इतना ही है हिंदुस्तान? नहीं, हिंदुस्तान तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा फैला हुआ है। इन्होंने तो सिर्फ गंगा और साथ में पंजाब हरियाणा, गंगा और यमुना के लैंड एरिया को ही इन्होंने क्या माना? हिंदुस्तान, ठीक है। किसने माना? मिनाज सिराज ने। कब? 13th सेंचुरी में। आया समझ में कि नहीं आया? और कौन थे ये? हिस्टोरियन थे, ठीक है। He used the term in a political sense for the lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultanate. उनका ये कहना था, उन्होंने किस तरीके से, किस वे में समझ के करा कि he used the term in a political sense। उन्होंने ना पॉलिटिकल सेंस में, पॉलिटिकल सेंस मतलब कि मेरा क्षेत्र, मतलब मैं अगर दिल्ली सुल्तान की, मैं सुल्तान हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली सल्तनत की, सॉरी मैं सुल्तान हूँ, मेरे एरिया, मेरे अंडर ये एरिया आ रहा है, पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना वाला लैंड सब मेरे एरिया में आ रहा है। तो मिनाज सिराज ने देखा कि भाई दिल्ली सुल्तान के अंदर, सॉरी सल्तनत के अंदर जो सुल्तान है, कोमल है ना, जो कोमल है, सुल्तान है भाई, वो क्या कर रही है? उनके एरिया, उनके अंडर ये एरिया आ रहा है, तो यही क्या है? यही हिंदुस्तान है। यही क्या है? हिंदुस्तान है। तो इसीलिए पॉलिटिकल सेंस में, राजनीतिक सेंस में उन्होंने इस तरीके से लिया, ज्योग्राफिकल सेंस में उन्होंने नहीं देखा। अब ज्योग्राफिकल सेंस में देखा जाए तो इंडिया कहाँ से? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, ठीक है, यहाँ से गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है कि नहीं है? है ना। तो ये ज्योग्राफिकल सेंस हो गया। He used the term in a political sense for the lands that were part of the dominions of whom? Dominions of the Delhi Sultanate। दिल्ली सुल्तान के जो डोमिनियन थे, मतलब जो उनके अंतर्गत एरिया आता था, उसके बेसिस पे इन्होंने कह दिया कि भाई हाँ हिंदुस्तान इतना ही है। किसने कहा था? ये बिल्कुल नहीं भूलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनाज सिराज ने 13th सेंचुरी में कहा था। आया कि नहीं आया समझ में? बाय कंट्रास्ट, अब इसके ऑपोजिट बात करते, बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी। अब कब की बात होगी? 16th सेंचुरी। अगर हम 16वीं शताब्दी की बात करें तो इसके जस्ट ऑपोजिट कौन आ गए? अब 16वीं शताब्दी में कौन आ गए? बाबर। बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। अब बाबर यूज कर रहे हैं जो टर्म है हिंदुस्तान, कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? जो टर्म है हिंदुस्तान उनका कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं? टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने किस तरीके से लिया? उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज ऐसे किया कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो ज्योग्राफी है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो भूगोल है, साथ में क्या है, जो फौना है, कैसा कल्चर है, ये सबको देखते हुए उन्होंने पूरा कह दिया कि भाई हाँ ये हिंदुस्तान है। किसने कहा? ये बाबर ने कहा। बाबर कौन थे? बाबर मुगल बादशाह थे, ठीक है, मुगल थे ना बाबर। तो ये 16th सेंचुरी में बाबर ने कहा। वेयर एज 13th सेंचुरी में मिनाज सिराज के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कह दिया कि भाई हिंदुस्तान सिर्फ इतना ही है जो दिल्ली सल्तनत के अंदर में आता है, पंजाब हरियाणा और लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। जब भाई बाबर आए 16th सेंचुरी में, तो बाबर ने ये कह दिया कि उन्होंने हिंदुस्तान को कैसे डिनोट किया कि जो ज्योग्राफिकल है एरिया है इंडिया का, साथ में कैसा फौना है, साथ में कैसा कल्चर है, उसको लेके इन्होंने हिंदुस्तान टर्म डिनोट किया। मतलब हिंदुस्तान एक ही और नाम, मतलब उनका जो डिनोशन है, मतलब जिस तरीके से डिनोट कर रहे हैं सॉरी चीज़ों को, वो अलग अलग हो गया, ठीक है।
आया कि नहीं आया समझ में? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। तो हमने क्या देखा कि सिर्फ ग्रामर एंड वोकैबुलरी में चेंज नहीं आया, जो वर्ड्स के मीनिंग है उसमें भी चेंज आया। तो अब समझ में आया आपको क्या कहना चाह रहे थे, वो यही कहना चाह रहे थे कि जब हिंदुस्तान का मतलब ही कैसे चेंज हुआ, 13th सेंचुरी में कुछ और हिंदुस्तान का मतलब माना जाता था मिनाज सिराज के अकॉर्डिंग कि गंगा जमुना और पंजाब हरियाणा वाला एरिया हिंदुस्तान है। जब बाबर आए तो बाबर ने 16th सेंचुरी में ये कह दिया कि हिंदुस्तान का एरिया कौन सा है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जोग्राफिकल एरिया, फौना और कल्चर है। तो वर्ड एक ही है हिंदुस्तान, वर्ड एक ही है हिंदुस्तान, बट क्या हो रहा है, मीनिंग चेंज हो रहा है। आया समझ में? इसलिए हम क्यों पढ़ रहे थे ये कि मीनिंग वही, मतलब वर्ड वही है बट मतलब बदलते। तो इस तरीके से मतलब जो है शब्दों के बदले। आया समझ में? तो कमेंट करके बता दो, फटाफट से कमेंट करके बता दो। और आपके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान का मतलब क्या है, आप लोग बताइए। आप लोग आज के लोग हैं, अब आप लोग आज के हिसाब से जो है हिंदुस्तान का मतलब बताइए। देन द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। अब अगर 14th सेंचुरी की बात करें, 14वीं शताब्दी की बात करें, तो एक पोएट थे अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद वर्ड यूज किया था। उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया था, हिंद वर्ड यूज किया था। द आइडिया ऑफ जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विद इट टुडे। अब बात करें, इन्होंने हिंद वर्ड यूज करा था, किसने, आमिर खुसरो ने, ठीक है। देन जो आइडिया था किसका, जोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया डिड एग्जिस्ट, मतलब जो भाई आइडिया था किसका कि कैसा भौगोलिक क्षेत्र है, कैसा कल्चर ट्रेडिशन इंडिया का, वो एग्जिस्ट करता था। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड व्हाट नेशनल मीनिंग्स, मतलब क्या था, जो हिंदुस्तान की अगर बात करते, जो वर्ड यूज होता था ना हिंदुस्तान, वो एक पॉलिटिकल सेंस यूज नहीं करता था कि एक कंट्री है, एक नेशन है, ये सब पे ध्यान नहीं दिया जाता था। उसको किस अकॉर्डिंग लिया जाता था कि भाई उसका कल्चर कैसा है, ट्रेडिशन कैसा है, कस्टम्स कैसा है, और साथ में ज्योग्राफिकल एरिया कैसा क्या है, तो वो उसको इसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान कहा जाता था। आया समझ में? क्या था, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी, उस वक्त जो है पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग ऐसा कैरी नहीं करता था, विच वी एसोसिएट विद इट टुडे। जो आज हम कहते हैं ना कि ये भाई इतनी बॉर्डर जो है, इतना यहाँ से यहाँ फैला हुआ है, तो ये हमारा इंडिया, इंडिया क्या है, एक कंट्री है, एशिया के अंदर आती है, ठीक है, ये हमने मान लिया। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे क्या माना जाता था, इंडिया को एज अ जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाता था, साथ में उसका कल्चर कैसा है, तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया को जो है, सॉरी, हिंदुस्तान को डिनोट किया जाता था। बट आज चीजें बदल चुकी, आज हम पॉलिटिकल और नेशनल सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई हमसे पूछ ले आज के टाइम पे कि भारत, इंडिया क्या है, तो कोई यही बोलेगा ना कि इंडिया एक कंट्री है, यही बोलेंगे, डिनोट करेंगे, या ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि हाँ वहाँ का जोग्राफिकल एरिया ऐसा है, अच्छे पेड़ पौधे हैं, या वहाँ के कल्चर है, अलग अलग धर्म वाले लोग रहते हैं, हिंदूज लोग रहते हैं, तो वो इंडिया है, नहीं, हम बोलेंगे इंडिया एक कंट्री है। आया समझ में? चलिए, historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past। अब क्या होता है, अगर आप पुरानी चीजें, इतिहास की चीजें यूज कर रहे हैं, तो आपको रहना पड़ता है बड़ा ही केयरफुल। रहना पड़ता है कि नहीं रहना पड़ता? जी बिल्कुल रहना पड़ता है, सावधान रहेंगे, बिल्कुल उससे चलेंगे स्ट्रिक्टनेस से कि भाई हाँ क्या है, साथ में कि हम पुरानी चीज़ों, पुराने टर्म्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हम सोच समझ के यूज़ करें। तो हिस्टोरियंस टुडे अगर बात की जाए, तो जो ऐतिहासिक लोग होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट, अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। वो इसलिए उनको इतना ज़्यादा वो रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, क्योंकि जो वर्ड वो आज यूज़ करें, जो चीज़ें आज वो यूज़ करें, जिनको डिनोट कर रहे हैं पुराने टाइम के, तो अब बदल सकता है। अब हमने हिंदुस्तान का एग्जाम्पल देखा, अब हिंदुस्तान का एग्जाम्पल लेके हमने देखा कि बाबर ने 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान का नाम अलग कह दिया, बट 13th सेंचुरी में कौन थे, मिनाज सिराज, वो हिंदुस्तान को अलग टर्म मतलब दे रहे थे। तो क्या करना पड़ता है, हिस्टोरियंस को ध्यान देना पड़ता है। तो हिस्टोरियंस टुडे आज के टाइम पे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज, मतलब जो भी वर्ड या टर्म वो यूज कर रहे हैं ना, बड़ा ही सावधानी से, अच्छे से उन्हें उस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनका पास्ट में, इतिहास में एक अलग मतलब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, अब हम फॉरेनर का एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा टर्म, सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, इट इज यूज टुडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। अगर हम बात करें फॉरेनर का वर्ड आज, अगर जैसे मैंने फॉरेनर वर्ड बोला, तो आप क्या समझते हैं उससे, यही समझेंगे ना कि कोई विदेशी आप दिखने लग जाएंगे, कोई ब्राउन ब्राउन ब्लॉन्ड बालों वाले आ रहे हैं, घूम रहे, गोरे गोरे से लोग जिन्हें हम गोरे गोरे बोलते हैं, ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन आइज वाले, तो ये क्या होगा, हम इन्हें बोलेंगे विदेशी, बाहर की कंट्री के लोग, अमेरिकन, जो अफ्रीकन, जो बाहर की कंट्री से आ रहे हैं, हम फॉरेनर बोल देंगे। तो यही है कि फॉरेनर का मतलब जो हम आज यूज करते हैं वो ये है कि जो हमारा भारतीय नहीं है, जो भारतीय नहीं है, बाहर से आया है, तो वो फॉरेनर है। इन द मिडाइवल पीरियड, अगर हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करें, मिडाइवल पीरियड की बात करें, अ फॉरेनर,
was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. अब जो मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पे फॉरेनर ये लोग पता है किसे मानते थे? ये लोग इसे मानते थे कि भाई हमारे गांव का नहीं है, या हमारे विलेज का नहीं है, या ये हमारे कल्चर का नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये फॉरेनर हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर उस जमाने की बात की जाए तो आपका कोई कल्चर है और मैं आई हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप ही की जैसी दिख रही हूँ, लगभग थोड़ा बहुत फर्क होगा पहनावे में, हल्का फुल्का सा, बट दिख आपकी जैसी रही हूँ. फॉरेनर तो नहीं हूँ कि ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड बाल हैं, ब्लू ग्रीन सी आईज है, आपकी तरह दिख रही हूँ, बट आपको लग रहा है कि भाई ये अलग विलेज से आई हैं या ये अलग कल्चर की, तो आप मुझे ना फॉरेनर बोलने लगोगे और मेरे लिए आप फॉरेनर भी हो जाओगे. तो ये क्या हो गया, कब की बात हो रही, मिडाइवल हिस्ट्री में. तो मतलब हम यही बोल रहे हैं ना कि कैसे वक्त के साथ साथ वर्ड के मतलब बदल गए. तभी तो ये कह रहे हैं कि हिस्टोरियंस को ना बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ता है. फॉरेनर आज हम बोलते हैं जो भारतीय नहीं है, भारत से बाहर के आए, इंडिया से बाहर के लोग, बट ये लोग क्या मानते थे उस टाइम पे, जो भी स्ट्रेंजर जो बाहर का अपीयर होता था उनके विलेज में, या जो उनके कल्चर का नहीं होता था, उनकी सोसाइटी का नहीं होता था, तो भाई सर जी लोग उन्हें फॉरेनर मान लेते थे. आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? एक बार और बता दे. जी हाँ, बिल्कुल बता देते हैं. हिस्टोरियंस को क्या करना पड़ता है, बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत सावधान रहना पड़ता है. किस चीज़ को लेके कि भाई जो वर्ड आज वो यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब बीते टाइम पे कुछ और रहा होगा. जैसे हम फॉरेनर का ही मतलब देख लें, अगर हम मिडाइवल हिस्ट्री में फॉरेनर पढ़ेंगे ना, तो आप ये मत सोचिएगा कोई अंग्रेज आ रहे हैं बिल्कुल हरे नीले बालों वाले, नहीं, या हरे नीले तो नहीं, उनके कैसे होते ब्राउन रेड बाल वाले हो रहे हैं, ऐसे नहीं आ रहे. मतलब अंग्रेज मतलब अगर वो लोग अलग कल्चर, अलग विलेज या सोसाइटी के लोगों की बात कर रहे हैं तो वो हो गए फॉरेनर. कब? मिडाइवल पीरियड के टाइम पे. तो ये डिफरेंस धीरे धीरे चीजों में चेंज हुआ. आया समझ में? चलिए, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी हमने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है टर्म्स के मतलब बदले. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में. ठीक है, historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. अगर आपको कुछ भी इतिहास की चीज़ बतानी है, मुझे ही कुछ भी, अगर आपको एक पैरा भी बताना है कि मुगल्स के बारे में एक पैरा भी मुझे बताना है, तो मुझे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहीं मैं गलत तो नहीं बता रही. अलग अलग जो इतिहासकार ने कुछ अलग अलग लिखा होगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, तो मुझे देखना पड़ेगा कहाँ मेजॉरिटी जा रही है, कहाँ ज़्यादातर इतिहासकारों ने इनके बारे में ये लिखा हुआ है, तो मैं उसको लेकर आऊँगी. तो इसका मतलब यही है कि बहुत अलग अलग सोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है. हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न वॉट, टू लर्न अबाउट द पास्ट, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी. मतलब किस पीरियड की वो स्टडी कर रहे हैं, एंशियंट टाइम की स्टडी कर रहे हैं, या मिडाइवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, इस टाइप का. एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, और किस टाइप का नेचर है जिस तरीके जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. मतलब अगर मैं कुछ हिस्ट्री, मुझे लग रहा है कि मुझे इतिहास के बारे में लिखना है, बट मैं मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में लिखना चाह रही हूँ, या मैं एंशियंट इंडिया के बारे में लिखना चाह रही हूँ, या मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में लिखना चाह रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग और मेरी इन्वेस्टिगेशन कैसे चलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें डिफर करती हैं. तो हिस्टोरियंस को क्या करना पड़ता है, अलग अलग सोर्सेज को भाई उन पे रिफर करना पड़ता है अपनी चीज़ों के लिए, अपनी जानकारियों के लिए. You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. हम ये भी देखेंगे, हम ये नोटिस करेंगे क्या कि कुछ continuity in the sources used by historians for the study of this period. मतलब कौन सा पीरियड, ये जो हम मिडाइवल टाइम पढ़ रहे हैं, जो हम क्लास 7 में क्या पढ़ रहे हैं, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इस पीरियड में जो एक कंटिन्यूटी हमें मिलेगी कि कैसे हिस्टोरियंस ने अलग अलग डेटा लेके हमें हिस्ट्री दी है, तो हमें वो सब देखने को मिलेगा. Then they still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information, but there is also considerably discontinuity. मतलब क्या है, अगर हम देखें कि किस पे रिलाई करके हिस्ट्री पता चलती है, हमें सिक्के देख के पता चलता है कि कहाँ के सिक्के, किस राजा महाराजा के टाइम पे सिक्के, तो हमें उससे पता चलती है हिस्ट्री. देन हमें इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, 6th में आपने पढ़ा है, फटाफट से बताओ. चलो, इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स पढ़ा था, क्या होते हैं, फटाफट से मैं आपको 10 सेकंड्स दे रही हूँ. चलो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, हो सकता है भूल गए हो, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आता रहेगा. तो क्या है इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस किस किसने बता दिया होगा, सही बात है, जिसको नहीं आ रहा कोई बात नहीं. इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो हार्ड सर्फेसिस पे लिखे जाते हैं. हार्ड सर्फेसिस पे कैसे, हार्ड सर्फेसिस मतलब जैसे आपने मेटल पे लिख दिया या आप स्टोन पे लिख रहे हैं, वो क्या होते हैं, आपके इंस्क्रिप्शंस होते हैं, मतलब गुदवा के ऐसे. और ये कौन लिखवाते थे, राजा महाराजा, या तो अपनी तारीफ में लिखवा दिया, अपने कुछ ब्रेवरी के उन्होंने कारनामे लिखवा दिए, या राजा महाराजा को लग रहा है कि कुछ भी ऐसा फरमान जारी करना जो सारी जनता देखे, ऑर्डर्स को फॉलो करें, ओबे करें, तो क्या हो जाते हैं ये इंस्क्रिप्शंस.
अशोका के इंस्क्रिप्शंस आपने सुने होंगे, अशोका के इंस्क्रिप्शंस क्या हैं, तो ये आप देखेंगे सर्च करना तो आपको दिख जाएंगे, ऐसे पत्थर जैसा दिखेगा, कुछ हार्ड या मेटल जैसा, उसमें से गोद गोद के लिखा हुआ। तो ये क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस होते हैं। तो इंस्क्रिप्शन से भी काफ़ी जानकारी हमें मिलती है कि कौन से समय का है, कौन से काल का है, कौन से पीरियड के हैं, कौन से राजा के बारे में, तो इस पर रिलाई कर सकते हैं। तो कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, आर्किटेक्चर, डिजाइन, बिल्डिंग वगैरह कैसे बन रही, किस मुगल्स के टाइम की है, दिल्ली सल्तनत के टाइम की है, एंशियंट इंडिया के टाइम की, तो ये सब हमें पता चलता है। देन टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, टेक्सचुअल रिकॉर्ड मतलब जो है टेक्स्ट वाइज, टेक्स्ट आ गया ना, मतलब लिखित में जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हो गए, तो उनको देख के, अब जो रिटर्न है, किसी ने उस टाइम पे राजा महाराजा ने कुछ अपनी तारीफ में लिखवा दिया होगा, है ना, जैसे रहता है ना कि अगर मैंने कुछ ब्रेवरी का काम किया है तो मैं उसके बारे में लिखवाऊंगी खुशी से, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल लिखवाऊंगी, बहुत फक्र से लिखवाऊंगी। तो ऐसे ही, या किसी ने राजा की तारीफ में लिख दिया, उनके प्रजा के होते हैं ना कुछ लोग जो चाहते हैं राजा बस खुश रहे, तो तारीफ में लिख दिया, या कुछ लोग रियल में इंप्रेस रहते हैं अपने राजा से कि हाँ मेरा राजा जो है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे हित के लिए काम कर रहे हैं, तो खुशी खुशी में उनकी तारीफ में लिख देते। तो उन रिकॉर्ड से भी काफ़ी कुछ पता चलता है। जैसे किसी ने लिख दिया मैं किसी राजा के ज़माने की हूँ, तो मैंने लिख दिया उनकी दरबारी हूँ, तो कि हाँ मेरे राजा ने ये जंग जीती, इतनी मेहनत करी, इतने रातों वो सोई नहीं, उन्होंने इतनी लंबी जंग लड़ी, इतना ये हो गया वो हो गया, लोग मरे, उन्होंने अपनों को भी खाया, कुछ भी ऐसी तारीफ में चीज़ें लिख दी, या उतने बड़े राजा को हराया। तो क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन जब हिस्टोरियन कोई पढ़ेगा कि हाँ ये रिकॉर्ड मिला है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये इस राजा की बात है, इसने वो जंग लड़ी थी, तो उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, फॉर इन्फॉर्मेशन। तो यही है कि जो हिस्टोरियन से अपनी स्टडी के लिए किस पे रिलाई करते हैं, किस पे निर्भर होते हैं, कॉइन्स पे, इंस्क्रिप्शंस पे, आर्किटेक्चर पे और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स पे। ठीक है, बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, थोड़ा बहुत डिसकंटिन्यूटी है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ना, मैप ही किसका है, ये हर्षवर्धन एम्पायर है ना, तो इस टाइप का, जैसे अगर इनके बारे में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि मैं अपने राजा की तारीफ में लिख रही हूँ, अब ये हर्षवर्धन एम्पायर है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि यहाँ से यहाँ तक ये मगध है, उज्जैनी है, वल्लभी है ना, ये कन्नौज वगैरह इनके, सारनाथ, ये सारे एरिया इनके अंडर है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग लिखूंगी कि हाँ भाई ऐसा था इनके बारे में, तो ये एरिया इनके अंडर है, तो ये इस पर मैं रिलाई करके इनके बारे में इतिहास लिख सकती हूँ, इनके बारे में बता सकती हूँ। The number and variety of textual records increased dramatically during this period. किस पीरियड में, इस वक्त में जो मिडाइवल टाइम पे हम पढ़ रहे हैं, इस पीरियड में क्या हुआ था, इस टाइम पे बहुत से टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का जो उन पर निर्भर होना बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली इंक्रीज, मतलब बहुत बढ़ गया था ड्यूरिंग दिस पीरियड। मिडाइवल टाइम पे क्या बढ़ गया था, नंबर और वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बनने लगे थे, है ना, नंबर ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बनने लगे थे, और इन पे क्या होने लग गया था, मतलब इनका यूज बहुत ज़्यादा, वेराइटी ऑफ यूज इनका बढ़ने लग गया था। दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। अब जो है धीरे धीरे जो अदर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी, जो भी मतलब जैसे हमें कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन हो गई, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, कुछ भी रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन हो गई, तो उसको धीरे धीरे इन्होंने डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, क्योंकि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज होने लग गया था। ऑब्वियसली टेक्स्ट में लिखा है, हम बोलते ना कि अरे यार ये सिक्का मिला, समझ में नहीं आ रहा, बट अगर टेक्सचुअल रिकॉर्ड है उसके बारे में कुछ भी, तो हम उसी पर पढ़ेंगे ना, तो सिक्के को समझेंगे, इंस्क्रिप्शंस को समझेंगे, बेटर है हम जो लिखा है रिकॉर्ड में हम उसको रीड करना पसंद करेंगे, उसको देखकर कॉपी करेंगे, जो भी हमें फर्दर करना हो एक्टिविटी वो हम करेंगे। ठीक है, तो क्या था कि नंबर और वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज हुआ था बहुत ज़्यादा, और उसने क्या डिस्प्लेस करा था, अदर टाइप के सोर्सेस को डिस्प्लेस कर दिया था, जो भी अदर टाइप की अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी उस पर उसको डिस्प्लेस करके किसका सबसे ज़्यादा यूज होने लग गया था, टेक्सचुअल रिकॉर्ड का। टेक्स्ट, लिखित में जो रिकॉर्ड मिलते थे, जो भी डेटा मिलते थे इतिहास से रिलेटेड, उनका यूज होता था। आया समझ में, पूरा नहीं आया होगा, थोड़ा सा बच गया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज के बारे में बात करें, हम बात कर रहे हैं अगर हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज की, तो सोर्सेज में क्या आ सकता है, किसके थ्रू हम हिस्ट्री पता कर सकते हैं, हम कॉइन्स के थ्रू पता कर सकते हैं, हम इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पता कर सकते हैं, साथ में हम टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के थ्रू पता कर सकते हैं, या कोई आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, कुछ भी स्कल्पचर राजा महाराजा के टाइम के बने हैं उनको देख के हम पता कर सकते हैं कि भाई इस टाइम का, इस सन का, इस राजा ने बनवाया है, इस खुशी में बनवाया है, या अपने बेटी के लिए बनवाया है, अपनी बीवी के लिए बनवाया है, अपने भाई के लिए बनवाया है, जिसके लिए भी बनवाया है, हम उसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जी हाँ बिल्कुल पता कर सकते। तो ये क्या हो गए, ये हमारे सोर्सेज में आ गए। देन बात करें किसकी, कि हिस्टोरियंस क्या करते हैं, अलग अलग जो है ओवर द ईयर्स जो भी चेंजेस है, तो उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कुछ भी वो टर्म यूज़ करें या कुछ भी वो हिस्ट्री की चीज़ें या इन्फॉर्मेशन यूज़ करें, तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्या करना रहता है, बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, अगर इसी टाइम की बात करें मिडाइवल टाइम की, तो यहाँ पे ड्रामेटिकल जो है एक
यूज किसका ज्यादा हुआ था, टेक्सचुअल रिकॉर्ड का यूज बहुत होने लग गया था, ठीक है। और जो अदर रिकॉर्ड्स थे जिनमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती थी तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स पे लोग ज्यादा डिपेंड करने लगे थे मिडाइवल टाइम पे। आया समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। People used it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records, and for register of accounts and taxes. अब क्या होता है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बने थे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मिलने लग गए तो क्या क्या होता था वहाँ पे, जैसे होली टेक्स्ट, हम कुछ भी ऐसे मतलब पेपर, अब टेक्सचुअल रिकॉर्ड किस में होगा, पेपर वगैरह में होगा, पेपर में होगा कि नहीं होगा, जी हाँ बिल्कुल पेपर में यूज होगा। तो किसके लिए लोग यूज करने लगे थे, जैसे कुछ भी टेक्स्ट लिखने के लिए, धार्मिक चीजों से रिलेटेड कुछ भी ऐसे टेक्स्ट लिख रहे हैं, चीजें लिख रहे हैं, ठीक है, या क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, या किसी राजा महाराजा की तारीफ में कुछ लिखना है, उनकी जो लड़ाई जो जंग के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है। लेटर्स एंड टीचिंग्स ऑफ सेंट्स, मतलब जो कोई है जैसे साधु महाराज हैं, वो अगर वो कुछ भी क्या देख रहे हैं, कुछ भी उनकी टीचिंग से, प्रवचन से, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख दी। पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स भी रखने लग गए थे, साथ में रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, इन सब से भी काफी हेल्प मिली, तो ये सब भी रखने लग गए थे, ठीक है। Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. अब बात आती है manuscripts की, हम क्या पढ़ रहे हैं, सोर्सेज से रिलेटेड। सोर्सेज हमें किन किन से मिलेंगे, इनसे भी मिलेंगे ना, कि लोग कैसे कैसे यूज कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे कैसे जो है अपने रिकॉर्ड्स को रजिस्टर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में चीज़ें मिलती थी। देन बात करें हम manuscripts की, तो manuscripts क्या होते हैं, याद आ रहे हैं, इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमने 6th क्लास में पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा मतलब, तो इंस्क्रिप्शंस मैंने बता दिया, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है फटाफट से बता दो। चलो आपको 5 सेकंड देती हूँ, बहुत इजी है। मनु का मतलब होता है हैंड, चलो मैं ये भी बता रही हूँ, अब आप इजीली बता सकते हो। और स्क्रिप्ट तो आपको पता ही है, कोई आप मूवी को याद मत करने लगो कि मूवी की स्क्रिप्ट, मूवी की स्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब ऐसी स्क्रिप्ट जो हाथों से लिखी गई हो, हाथों से लिखा गया डेटा क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स कौन कलेक्ट करता था, वेल्दी पीपल, वेल्दी पीपल लोग मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखते थे। बट ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स में डेटा क्या, मतलब हिस्ट्री का डेटा, कुछ भी राजा महाराजा के बारे में, कुछ भी मेडिसिन से रिलेटेड, कोई भी संत महाजन की कुछ भी प्रीचिंग उसमें, तो ये सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स में हाथों से लिखी जाती थी, ठीक है। तो ये कौन कौन रखता था अपने पास, जैसे किन के पास मिलता था हमें, जैसे वेल्दी रिच पीपल लोगों के पास मिल गया, राजा महाराजा के पास मिल गया, रूलर्स के पास, या मठों में, मोनेस्ट्रीज, मोनेस्ट्रीज कहाँ मिलेगी, जो बुद्धिज्म लोग होते हैं उनके मठ होते हैं ना, मॉन्क्स रहते हैं जहाँ पे साधु भिक्षुक बोलते हैं, तो मोनेस्ट्रीज हो गई, तो मोनेस्ट्रीज में मिल सकते हैं, टेम्पल्स में मिल सकते हैं। तो कहाँ का मिल सकते हैं हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिल सकते हैं रूलर्स के पास या वेल्दी पीपल के पास रहते थे, मोनेस्ट्रीज में रहते थे या मंदिरों में रहते थे, ठीक है। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, और इन्हें कहाँ रखा जाता था, इन्हें लाइब्रेरी में जहाँ किताबें वगैरह रखते हैं, और आर्काइव्स में। आर्काइव्स क्या होता है, क्या किसी को पता है क्या होता है आर्काइव्स, आर्काइव्स क्या होता है, आर्काइव्स वो होता है जहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी जाती है, तो उन्हें बोलते हैं आर्काइव्स, ठीक है। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. अगर हम बात करें किसकी, कि जो मनुस्क्रिप्ट्स है ना, मैंने बताया इनका, हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता था, हमारे जो इतिहास से रिलेटेड काफ़ी जानकारी इसमें मिलती थी। मतलब अगर मेरे टाइम पे मनुस्क्रिप्ट्स में मेरे बारे में किसी ने कुछ लिख दिया, या मैंने कुछ मेडिसिन के बारे में लिख दिया, या मैंने कुछ जानकारी लिख दी, तो क्या होगा, आगे चल के अगर कोई कुछ पता करना चाहेगा, देखना चाहेगा, तो उसे वो मनुस्क्रिप्ट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या होते थे मनुस्क्रिप्ट्स और जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या प्रोवाइड करते थे, काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री की, क्या प्रोवाइड करते थे, प्रोवाइडेड अ डिटेल इंफॉर्मेशन टू होम, टू हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को, जो मनुस्क्रिप्ट से काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन, जानकारी प्रोवाइड करते थे। बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज, बट क्या था, इनको यूज़ करना, इनको समझना, इनको पढ़ना, या इनको यूज़ में मतलब इनका इनसे अच्छे से मतलब निचोड़ के मतलब लाना थोड़ा सा क्या होता था, डिफ़िकल्ट होता था। क्या होता था, डिफ़िकल्ट होता था। किन की बात हो रही है, मनुस्क्रिप्ट्स की बात हो रही है। आया समझ में, मनुस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, जो हैंड रिटन डेटा होते हैं, ठीक है। ये हमें किन किन के पास मिलेंगे, जैसे वेल्दी पीपल हो गए, राजा महाराजा हो गए, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में मिलेंगे। इन्हें कहाँ रखा जाता है, इन्हें रखा जाता है लाइब्रेरी में और आर्काइव्स में। चलिए ये तो हो गया। देन ये मनुस्क्रिप्ट्स, जो मनुस्क्रिप्ट्स है या डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तभी तो जब इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्रोवाइड करते हैं, तभी तो हिस्टोरियंस इन्हें यूज़ करते हैं। बट थोड़ा सा क्या होता है, प्रॉब्लम ये आती है कि डिफ़िकल्ट होता है इन्हें उपयोग में लाना, यूज़ में लाना। आया समझ में, आगे बढ़े, चलिए।
There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. अब क्या होता था, अब प्रिंटिंग तो कुछ था नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस से जाए फोटोकॉपी करा ले आए या प्रिंट करा ले आए, नहीं, प्रिंटिंग प्रेस कह लीजिए, सॉरी, मतलब जो प्रिंट करते ना टप 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 टाइप वगैरह ये सब, या प्रिंट करना, ये सब नहीं होता था। तो क्या होता था, अब इनकी जानकारी तो चाहिए, इनसे तो हमें डेटा कॉपी करना है, तो कौन कॉपी करते थे डेटा, स्क्राइब्स। अभी स्क्राइब्स क्या होते हैं, किसी को कुछ पता है स्क्राइब्स क्या होते हैं? ये भी 6th में पढ़ा होगा वर्ड, स्क्राइब्स क्या होते हैं, याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं बताऊं, फटाफट से थम्स अप दे दो, फटाफट से थम्स अप दे दो कि हाँ मैम आप बताइए। स्क्राइब्स वो होते हैं जो लिखना जानते हैं, जिनको लिखना आता है वो होते हैं स्क्राइब्स। तो अब जिन्हें लिखना आता है और प्रिंटिंग प्रेस नहीं है तो कॉपी, मतलब लिखने का काम ही तो करेंगे। तो क्या होता था कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो उन वक्त में दोज डेज में तो स्क्राइब क्या करते थे, कॉपी करते थे मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथों से। मतलब अगर मैन्युस्क्रिप्ट्स है, कोई डेटा मुझे मिला, मैंने देखा वो मैंने चश्मा लगाया है ना, ये तो मैं आज का बता रही हूँ चश्मा, बट उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं। तो क्या करेंगे, वो भाई लिखेंगे, स्क्राइब्स बैठ के कॉपी करेंगे, क्योंकि प्रिंटिंग तो था नहीं कि जाए और प्रिंट करा के ले आए, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो जो स्क्राइब्स होते थे, जो लिखने का काम करते थे, वो इन डेटा को कॉपी करते थे, ठीक है। As scribes copied manuscripts, they also introduced small changes, a word here, a sentence there। मतलब अब क्या हो गया, अब मुझे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कॉपी करने का काम करना है। अब मैंने क्या करा, लिख रही हूँ, ठीक है, मुझे लगा कि मुझे एक आध वर्ड जो इन्होंने लिखा है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग बदल लूँ, क्योंकि उस वर्ड का मतलब उस जमाने में होगा, आज कुछ और है, तो मैं उसको मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग लिख लूँ। या कुछ सेंटेंस मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चेंज कर देना चाहिए, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बदलाव कर लूँ। तो यही वाली बात है कि जब स्क्राइब्स, भाई जो स्क्राइब्स जी थे वो कॉपी करते थे ना, थोड़ा सा क्या कर देते थे, और कॉपी किसको कर रहे हैं, कॉपी किसको कर रहे हैं, कोई टेस्ट कॉपी नहीं कर रहे हैं, एग्जाम की कॉपी कर रहे हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपी कर रहे हैं। तो क्या करते थे, दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, वो कुछ स्मॉल चेंजेस भी लाते थे खुद से, कुछ लगा उन्हें कि भाई मुझे बदलाव कर देना चाहिए, मुझे कुछ अलग थोड़ा सा होना चाहिए, तो अपने अकॉर्डिंग छोटे मोटे बदलाव ले आते थे। जैसे कोई किसी शब्द में बदलाव ले आए या किसी सेंटेंस में कुछ चेंजेस ले आए, तो करते रहते थे। These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from one another। अब क्या हुआ, कॉपी करते करते सदियां बीत गई, साल दर साल बीत गए। तो अब ये कब तक खत्म हुआ, कब तक चलता रहा, जब तक फाइनली ये मैन्युस्क्रिप्ट में अगर लिखा है कि भाई कोमल की स्पेलिंग KOMAL है, तो वहां पे पहुंचते पहुंचते साल दर साल तो किसी ने KAMEL कैमल बना दिया। तो ये क्या हो गया, लगभग चेंज हो गए, मतलब चेंज हो गए, और जो रिटर्न है, जो फॉर्म है, वो पूरा चेंज हो गया। क्योंकि हम बोलते हैं ना, कॉपी करते रहते हैं, हम किसी की बात भी सुनते हैं, तो सुनते सुनते हम कोई अपने वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फिर अगर आपको किसी ने कुछ बताया, आप अपने वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फिर आपने किसी को कुछ बताया, तो वो अपने शब्दों को यूज़ करते करते वो बात को कह रहा है, तो बात पूरी बदल जाती है। सही बात है कि नहीं है, इसे ज़रूर ट्राई करना, ये गेम सा भी होता है। तो दीज स्मॉल डिफरेंसेस, क्या हुआ भाई, स्मॉल डिफरेंसेस में, दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मतलब ये कब तक चेंज होती रही है, मतलब साल दर साल ये चीज़ें बदलती गई, मतलब बदलते गए, जो कॉपी करते गए, मतलब बदलते गए। फिर फाइनली क्या हुआ, जब टेक्स्ट अपने से, जो ओरिजिनल टेक्स्ट का जो मतलब था, जो वर्ड्स थे, वो पूरे बदल गए, जो अब आज हमें मिल रहा है। मतलब हो सकता है आज जो मैं कॉपी कर रही हूँ ना, वो जब सालों से कॉपी होता हुआ आ रहा है ना, तो रियल ओरिजिनल देखेंगे ना, तो उसका मतलब अलग, टेक्स्ट अलग, बट मैं जो लिख रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग मतलब अलग, और वो शब्द वगैरह टेक्स्ट पूरे बदल चुके। आया समझ में कि नहीं आया? एक बार और देखें, हाँ एक बार और देखते हैं। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें जो है हिस्ट्री के बारे में बताती, कुछ भी ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी बताती, तो जो हिस्टोरियंस से काफ़ी प्रेफर करते, तो उनको हेल्प मिलती थी। अब क्या होता था, उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, किस टाइम की बात करें, मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें, तो उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो स्क्राइब्स होते थे। स्क्राइब्स कौन होते हैं, अभी मैंने जस्ट बताया था, स्क्राइब्स होते हैं जो लिखना जानते हैं, वो कॉपी करते थे। अब जब ये भाई अपने हाथों से कॉपी करते थे, तो इन्हें वो अपना दिमाग लगाते थे, अपना दिमाग बहुत तेज़ जो चलाते हैं वो लगाते थे, कि अपने अकॉर्डिंग वर्ड यूज़ कर लिया, अपने अकॉर्डिंग कोई वर्ड चेंज कर लिया, अपने अकॉर्डिंग कोई सेंटेंस ऊपर नीचे या चेंज कर लिया, तो ये सब करते थे। अब ऐसा बदलाव करते करते क्या ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट्स में चीज़ें थी वो बदल चुकी थी, यहाँ तक आज तक आते आते। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए।
This is a serious problem because we rarely find the original manuscripts of the author today. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. अब क्या है, हमें ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स आज के टाइम पे आपको हमको मिलना इजी है क्या? नहीं, बिल्कुल बहुत मुश्किल है. अब हमें क्या मिलेगा? हमें जो कॉपीड डेटा है, जो अब हम पढ़ने जाएंगे तो वो सब क्या है, वो कॉपी हो के आए हैं. तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि इन्होंने लिखा है ना, तो हो सकता है वो यही चीज़ हुई हो सकता है सेम इसी तरीके से उस राजा ने उस राजा को मारा होगा, ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजीज अपनाई होगी. तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि सच है, क्योंकि ओरिजिनल उसमें क्या था, धीरे धीरे बदलाव करते करते अब हमारे पास क्या डेटा पहुंचा है पता नहीं. इसीलिए दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम. भाई एक सीरियस प्रॉब्लम है. किनको क्रिएट होती है भाई सीरियस प्रॉब्लम? बेचारे जो हिस्टोरियंस हैं, वो जो इतिहास का पता लगाते, इतना छानबीन करते, तो उनके लिए एक तरीके की बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है. वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर. मतलब ऑथर की आज के टाइम पे ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स तो मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही रेयर है. वी आर टोटली डिपेंड ऑन वॉट? टोटली डिपेंड ऑन कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स. मतलब जो बाद की स्क्राइब्स ने कॉपी करी, हम उन पे डिपेंडेंट. आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, चलिए देख रहे हैं इस टाइप का. अब उस टाइम पे इसका क्या मतलब होगा, मुझे तो बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अरेबिक है, उर्दू क्या लैंग्वेज है एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा. तो उस टाइम पे जो समझता होगा, अब रियल में क्या रहा होगा, आज इसका क्या मतलब है हम नहीं जानते. नोबडी नोज. ठीक है, चलिए. ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स. अब क्या होता था, ओकेजन मतलब कभी कभार क्या होता था, जो ऑथर्स हैं जो लिख रहे हैं वो क्या करते थे, क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स. मतलब अपने जो क्रॉनिकल्स हैं उनको रिवाइज करते थे, एक रिवाइज वर्जन. जैसे हम बोलते हैं ना, ये बुक आई है, ये अब रिवाइज होकर आई है, थोड़ा सा इसमें बदलाव हुआ है, हल्का फुल्का चेंज आया तो रिवाइज होकर आई. इस तरीके से आप वर्ड सुनते रहते हैं. ठीक है, तो ऐसा ऑथर जो करते थे अपनी बुक को लेके चेंजेस करते रहते थे. The 14th century chronicler Ziauddin Barni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. जैसे किनका एग्जाम्पल है हम, 14th सेंचुरी के कौन, किसकी बात हो रही है, जियाउद्दीन बर्नी. कब की? 14th सेंचुरी की. 14th सेंचुरी की बात हो रही. जो हिस्टोरियन थे कौन, जियाउद्दीन बर्नी. जैसे दिख रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं, पहली उन्होंने अपनी जो कुछ बुक लिखी होगी वो 1356 में लिखी थी. देन उन्होंने कुछ अदर वर्जन, उसका थोड़ा सा अलग वर्जन उन्होंने 2 साल बाद लिख डाला. तो क्या करते थे, रिवाइज, एक अलग वर्जन जो है निकालते रहते थे. तो इसमें भी जब अगर हम अभी देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हमें होगी, है ना. एज ए हिस्टोरियन थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि क्या करते हैं ऑथर, बदलाव लाते रहते हैं, है ना. तो आज हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा कुछ अलग लगेगा, फिर थोड़ा कुछ अलग, कहीं किसी की बुक में कुछ अलग. तो ऐसे वर्जन जैसे ये लिए हुए जियाउद्दीन बर्नी लिख रहे हैं, तो ऐसे वर्जन्स निकाले जाते थे. आया समझ में? चलिए. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. अब क्या बने थे, नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स बने थे. देखते हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड इस टाइप के क्या बने थे, ग्रुप्स बने थे. आया समझ में? चलिए. The study of the 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians largely. किसकी बात हो रही, कितने टाइम की बात हो रही, हिस्ट्री जो हम 1000 ईयर यहाँ पे लिखा है, हम जो पढ़ रहे हैं, द स्टडी ऑफ, जो भाई स्टडी हो रही 1000 ईयर, हजारों सालों से, कितने से कितने, 700 से लेके 700 से लेके 1750 इज अ ह्यूज चैलेंज. एक बहुत बड़ा चैलेंज है. मेरे साथ लिखो कमेंट में किसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. ये बार बार टर्म आपको मिलेगा. 700 से लेके 1750 की जो हम हजारों सालों की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था. किसके लिए भाई, हिस्टोरियंस के लिए. जो इतिहासकार थे उनको इसमें बहुत चैलेंज था, क्योंकि बहुत से बदलाव हुए होंगे. सोसाइटी के बेसिस पे देख लीजिए, कल्चर के बेसिस पे देख लीजिए, इकोनॉमिक बेसिस पे देख लीजिए, कुछ अलग ग्रुप्स बने होंगे, जाति पाति होगी, कास्ट होगी, मतलब बहुत से बदलाव हुए. तो क्या था, हिस्टोरियंस के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि एक तो वैसे ही 1000 साल ऊपर से बहुत सारे चेंजेस भी समझ लीजिए, तो इस कारण हिस्टोरियंस को दिक्कतें आई होगी. लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट अकर्ड ओवर द पीरियड. ऐसा क्यों, किस कारण हुआ ऐसा, जो चैलेंज है, जो चैलेंज की बात कर रहे हैं हिस्टोरियंस की, वो क्यों आया, वो इसलिए आया बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट अकर्ड ओवर द पीरियड. मतलब जो वक्त के साथ साथ, कौन सा पीरियड, 700 से लेके, इसको अलग ही कलर से कर देती हूँ मैं, 700 से लेके 1750 का जो चेंज है, जो हजारों सालों का चेंज है, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए. ठीक है, क्या हुआ, वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट, बहुत ही भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट, विकास की चीज़ें हुई. साथ में क्या हुआ, मतलब अलग विकास की चीज़ें हुई, सोशल बेसिस पे कह लीजिए, कल्चरल बेसिस पे कह लीजिए, पॉलिटिकल बेसिस पे कह लीजिए. तो इसीलिए जो हिस्टोरियंस के लिए ये पूरा पीरियड, जो हज़ारों सालों का वक्त है, इसको रीड करना, स्टडी करना, डेटा निकालना बड़ा ही कठिन, एक मुश्किल का काम था. ठीक है.
एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। अब क्या हुआ, इस टाइम पे काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी भी आई। ऐसा थोड़ी कि जो है ज़माना एक जैसा रहेगा। एंशियंट टाइम पे कुछ टेक्नोलॉजी आई थी, फिर मिडाइवल टाइम में कुछ एडवांस हो गई, मतलब और कुछ इनोवेटिव चीज़ें आई, देन मॉडर्न में कुछ और इनोवेटिव चीज़ें, आज और इनोवेटिव है, आगे चल के और ज़्यादा बदलाव आएंगे। ठीक है कि नहीं। अब क्या है, एट डिफरेंट मूवमेंट्स, अलग अलग वक्त में क्या हुआ था इस पीरियड में। कौन से पीरियड की बात हो रही है, 700 से लेके 700 से लेके 1750 या 1000 ईयर के जो स्पैन जो टाइम चला है उसकी बात हो रही। तो इस पीरियड में क्या हुआ था, काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे। कैसे आए थे, न्यू टेक्नोलॉजीज आई थी, उनके अपीयरेंस मतलब उनका हमें एक झलक वगैरह उस टाइम पे देखने को मिली थी। किस टाइप के चेंजेस देखते हैं, लाइक द पर्शियन व्हील इन इरीगेशन, मतलब एक पर्शियन व्हील भी आया था उस टाइम पे जो इरीगेशन के लिए यूज होता था। इरीगेशन मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, जो खेत का कृषि का काम करते, तो पेड़ों में जो क्रॉप्स उसमें पानी चाहिए ना डालने के लिए। ऐसे थोड़ी उनको भाई उनकी क्रॉप्स की भी प्यास बुझानी, उनको भी तो प्यास लगती है, सूख नहीं जाएंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे बेचारे, मुरझा जाएंगे। तो क्या चाहिए, उनको भी पानी चाहिए, तो इरिगेशन की प्रोसेस होती है। तो क्या यूज हुआ था, पर्शियन व्हील उस टाइम पे आया था। ठीक है, किस लिए यूज होता था, इरिगेशन के लिए, सिंचाई बोलते हैं ना उसके लिए। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, स्पिनिंग ऐसे जो स्पिन मतलब घूमना, तो स्पिनिंग व्हील भी आया था एक, जो किसके लिए काम था, जो वीविंग मतलब बुनाई वगैरह के लिए काम आता था। तो एक पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए और स्पिनिंग व्हील वीविंग के लिए, बुनाई वगैरह के लिए। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, मतलब लड़ाई वगैरह में, जो जंग वगैरह में फायर आर्म्स का यूज होता था, तो वो भी नई टेक्नोलॉजीज यहाँ देखने को मिली थी। किस टाइम पे, 700 से लेके 1750 के टाइम पे, मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पे ये चीज़ें दिखी थी। अब जब हमने अभी के अभी इतने चेंज देख लिए, तो और भी कितने चेंजेस होंगे, जिसके कारण जो हिस्टोरियंस को डेटा लाने बताने में कितना टाइम लगा होगा, कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी होगी। एक बार देखें क्या है यहाँ, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली थी इस टाइम पे। हमें देखने को मिली थी पर्शियन व्हील हो गया जो इरीगेशन में यूज होता है, देन स्पिनिंग व्हील था जो हमने वीविंग के लिए देखा था, बुनाई वगैरह के लिए, देन हमने फायर आर्म्स का भी देखा था जो कॉम्बैट लड़ाई वगैरह में, जंग में यूज होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। New foods and beverages arrived in the subcontinent, potatoes, corn, chilies, tea and coffee। अगर हम बात करें खाने पीने की चीज़ों की, तो नए खाने पीने की चीज़ें, बेवरेजेस भी आए थे, जैसे पोटैटो मिला था हमें, कॉर्न आया, चिलीज आए, टी और कॉफ़ी। अगर आप बात करें टी और कॉफ़ी, ये सब जो भी नाम है, पोटैटो, चिलीज, कॉर्न, क्या आपने जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आपने ये सब सुने थे नाम, टी कॉफ़ी वगैरह? ये कब आए, मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पे। मिडाइवल हिस्ट्री कब से कब तक, मैं ये अब आपको बार बार लिखूंगी, जैसे कि मैं क्लासेस के टाइम भी लिख रही थी। 700 से लेके 1750 के टाइम पे जो चीज़ें आई वो मिडाइवल हिस्ट्री की चीज़ें हैं, टाइम है। तो उसमें इस टाइम पे क्या आया, ये सब आए, पोटैटोज आए हमें देखने को मिले, कॉर्न मिले, चिली मतलब मिर्ची वगैरह मिली, टी और कॉफ़ी मिली। क्या हमने एंशिएंट टाइम पे टी, कॉफ़ी, चिली, इनका, कॉर्न का सुना था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। All these innovations, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well। अभी innovations हैं, ये जो बदलाव हैं, जो टेक्नोलॉजी है, नए नवीकरण है, जो चेंजेस हैं, ये किन के साथ आए, और ये जो क्रॉप्स आई, ये जो क्रॉप्स हम पढ़ रहे हैं, केम अलॉन्ग विद पीपल, लोगों के साथ आई, हु ब्रॉट अदर आइडियाज विद देम एज वेल, मतलब जो अलग जगह से आए होंगे, जो अपने अपने आइडियाज़, अपना अपना जो खान पान, रहन सहन, जो भी उनकी चीज़ें होंगी जो नई यहाँ डेवलप हुई। होता है ना, इंसान कहीं दूसरी जगह से दूसरी जगह जाता है तो अपना एक एसेंस लाता है। मतलब अगर मैं यहाँ की हूँ भोपाल की, तो मैं अगर वहाँ पे कोई जगह दूंगी, बताऊंगी, मतलब कहीं जाऊंगी, तो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ मतलब करूंगी। ठीक है कि भाई मेरे यहाँ ऐसा होता है, तो मैं उनको वहाँ सिखाऊंगी कि भाई हाँ आप भी ऐसा करिए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर उन्हें वो चीज़ अच्छी लगती तो उसे ग्रैब करेंगे। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में? तो इसी टाइप का क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी है, अगर कहीं से आ रही तो दूसरी जगह वो लेके जा रहे हैं, तो नई नई चीज़ें पता चलती है, बनती। जैसे कोई आया होगा दूसरी जगह से, तो अपने साथ टी कॉफ़ी का ट्रेंड लाया होगा, तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगी मिडाइवल हिस्ट्री में, क्योंकि एंशिएंट में हमने देखा था ऐसा कुछ भी नहीं था। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। कौन सा पीरियड? ये वाला पीरियड। 700 से लेके 1750 का टाइम कैसा था, जहाँ पे इकोनॉमिक चेंजेस भी होते, इकोनॉमिक जो मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड कुछ भी पैसा वगैरह, पॉलिटिकल चेंजेस कुछ भी राजनीतिक टाइप के चेंज, जैसे किसी का कुछ रीजन, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने अपना कुछ भी एम्पायर वगैरह खड़ा कर दिया, इससे रिलेटेड, सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड, और कल्चरल, धर्म वगैरह, कास्ट से रिलेटेड। मतलब ये काफ़ी जो बड़े बड़े चेंजेस जिन्हें हम कहते हैं ना, जो फैक्टर्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें इस पीरियड में हुई थी। इकोनॉमिक कह लीजिए, पॉलिटिकल कह लीजिए, सोशल कह लीजिए, कल्चरल चेंजेस इस टाइम पे, इस पीरियड में 700 से लेकर 1750 के पीरियड में बहुत हुए थे।
आया समझ में? एक बार और बता दूं? जी हाँ बिल्कुल बता दीजिए। क्या हुआ था न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में? भाई इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजीज आई थी। जैसे हमने पर्शियन व्हील वगैरह देखे, स्पिनिंग व्हील देखे, खाने पीने की चीज़ों में देखें तो हमें फूड एंड बेवरेजेस मिले थे, जैसे कि कॉर्न वगैरह हो गया, चिली हो गया, टी एंड कॉफ़ी हमें देखने को मिला था। ठीक है, ये जो इनोवेशंस थे किन के साथ आए थे? दूसरों के साथ आए थे हमारे यहाँ। साथ में और मेजर चेंजेस क्या देखे, और बड़े बड़े बदलाव हमने इकोनॉमिक टर्म में देख लिए, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल टर्म में हमने यहाँ देखे 700 से लेके 1750 के टाइम में। ठीक है, चलिए। One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. अभी एक मिनट इसको देखते हैं। जो व्हील दिख रहा है ना आपको, ये पर्शियन व्हील है जिसकी हम बात कर रहे थे ना वहाँ पे, ये पर्शियन व्हील है। ये यहाँ पे लगी इमेज, आप लोग सोचेंगे क्या है, ये पर्शियन व्हील है। ठीक है, जो किसके यूज हो रहा था? इरिगेशन पर्पस के लिए, तो पर्शियन व्हील है। अब हम बात करें जो क्या क्या ग्रुप्स आए थे, हमने कल्चरल चेंजेस भी देखे थे ना। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड, एक ग्रुप था किसी का, वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड, जो इस पीरियड में क्या थे? इंपॉर्टेंट थे, वो थे राजपूत। भाई इस पीरियड में राजपूत एक मतलब एक ग्रुप आया था, वो क्या थे? बहुत ज्यादा मतलब उठ के आए थे, बहुत उनका नाम आया था, वो थे राजपूत। अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्रा, द सन ऑफ अ रूलर। मतलब किस वर्ड से आए थे राजपूत? राजपुत्रा, मतलब राजा का पुत्र, सन ऑफ अ रूलर। राजा कौन होगा? रूलर ही होगा ना, जो रूल करेगा अपने एरिया में, अपने किंगडम में। तो अपने किंगडम में जो रूल करेगा वो राजा, और राजा का बेटा राजपुत्र। ठीक है, तो राजपूत जो वर्ड है, पूत बोलते हैं ना, मेरा पूत, सपूत, अरे मेरा बेटा, ऐसे करके। तो और गुस्से में कपूत भी बोल देते हैं, अरे तू तो कपूत है, मतलब तू तो अच्छा ही बेटा है, बेटी, मतलब तू मेरी औलाद अच्छी नहीं। इस टाइप का डायलॉग आप थोड़ा पुरानी मूवीज में सुनेंगे, अगर देखे होंगे। आप लोग शायद ना देखिए, जैसे मैंने देखी तो मैंने सुना है इस टाइप के वर्ड। तो राजपूत मतलब राजा का पुत्र, मतलब सन ऑफ अ रूलर। तो ये जो है, ये कौन है? राजपूत बहुत ज़्यादा इस पीरियड में उठ के आए थे। इनको, इनके बारे में देखना, इनके बारे में काफ़ी जो है जानकारी हमें मिलेगी। आया समझ में किस पीरियड की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री की। 700 से लेके, हम कब की? 700 से लेके 1750 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। The term included not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. किस टर्म की बात कर रहे हैं हम? ये जो टर्म आया था राजपूत, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था राजपूत टर्म। इसका मतलब क्या था? राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र, मतलब ये जो नाम है बहुत उठ के आया था। किस टाइम पे? किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? 700 से लेके 1750 के टाइम पे नाम बड़ा ही उठ के आया था। अब ये नाम अगर हम ये देखें कि सिर्फ इसी के लिए यूज नहीं होता था, ये किन किन के लिए यूज होता था, किन को भी कहा जाता था? जैसे कोई सिर्फ रूलर्स के लिए नहीं और चीफ्टन्स के लिए नहीं, मतलब जो चीफ हैं उनके लिए और रूलर्स के लिए नहीं यूज होता था। किन किन के लिए यूज होता था? जैसे कोई सोल्जर्स हैं या कमांडर्स हैं हु सर्व्ड इन आर्मीज ऑफ डिफरेंट मोनार्क्स। मतलब अगर कोई मोनार्की मतलब राजतंत्र, जो राजा महाराजाओं का किंगडम की चीजें रहती हैं, जो उनके लिए एम्पायर का रहता है, तो वो सब क्या होता है? मोनार्क में आता है। ठीक है, तो अगर किसी राजा महाराजा के अंडर उनकी कोई आर्मी है या उनका कोई कमांडर है, तो उनको भी राजपूत मतलब वर्ड से डिनोट किया जाता था। ठीक है, ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट, सारे ही सब कॉन्टिनेंट में अगर मानो ये जो राजपूत टर्म है, मैं कोई किसी राजा के अंडर, मैं कोई आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं कोई कमांडर हूँ, है ना, लड़ाई जंग वगैरह में मैं भाग लेती हूँ, मैं स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाती हूँ, तो मुझे भी राजपूत कहा जाएगा इस तरीके से। सिर्फ राजपूत जो कोई राजा के लिए या किसी कैप्टन के लिए यूज नहीं होता था, चीफ के लिए यूज नहीं होता था, इन लोगों के लिए भी यूज होता था। आया समझ में? क्योंकि हो सकता है कभी क्वेश्चन आ जाए कि राजपूत टर्म सिर्फ क्या रूलर के लिए यूज होता था, चीफ्टन्स के लिए? तो नहीं, ऑप्शंस में अगर बता दिया जाए और किन किन के लिए यूज होता था, कि किसी क्या सब्जी बेचने वाले के लिए यूज होता था या किसी हिस्टोरियन के लिए यूज होता था? नहीं, किन के लिए होता था? जो सोल्जर्स हो गए, जो कमांडर्स हो गए, किसी भी मोनार्क के अंडर, आर्मी के अंडर है, सेना में है, तो उनके लिए यूज होता था। ठीक है, A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. अगर हम बात करें कि एक होता है ना कि अगर राजपूत हम बोल रहे हैं, एक तो वो राजा महाराजा तो ठीक है, मतलब यानी उनमें कुछ लॉयल्टी, कुछ क्वालिटी है। अगर हम देख रहे हैं कि आर्मी सोल्जर्स, मतलब ये जो मोनार्क के सोल्जर्स हैं, कमांडर्स हैं, अगर इनको भी राजपूत कह रहे हैं, तो यानी इनकी कुछ तो खास बात होगी कि इन्हें क्या देख के राजपूत कहा जा रहा है, क्योंकि ये ब्रेव रहते हैं, है ना, ये अपने देश के प्रति, अपने राजा के प्रति लॉयल रहते हैं, बहुत समझदार, बुद्धिमान, और क्या होते हैं, मतलब अपना बलिदान देने वाले, मतलब दूसरों के बारे में सोचने वाले, ऑनेस्ट लॉयल लोग होते हैं। ठीक है, बड़े ही जो है बुद्धिमान होते हैं,
साथ में शक्तिशाली होते हैं, तो क्या हो गए ये ऑनेस्ट हो गए, तो ये क्या है, ये राजपूत थे। तो उनके लिए उनकी क्वालिटी बताई गई राजपूत की, किनके द्वारा, जैसे पोइट्स लोगों ने लिखी होगी, बार्ड्स ने लिखी होगी, जो भट्ट हो गए, और साथ में अपना ये जो कवि हो गए, उन्होंने अपने राजा के लिए या कभी दूसरे राजा के लिए भी होता है ना, लिख लेते हैं या किताबों में बताते हैं, अपने टेक्स्ट वगैरह में, अपनी राइटिंग्स में वो बताते हैं कि ये राजा ऐसा वैसा। तो उनकी तारीफ में क्या लिखा है कि कैसे होते हैं, अ chivalric कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज। मतलब अच्छी लॉयल्टी है ना, ऑनेस्ट लोग है ना, बिल्कुल लॉयल लोग, और मतलब बलिदानी लोग, साथ में कैसे हिम्मत वाले है ना, शक्तिशाली ताकतवर से लोग। आप खुद ही समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, आपको लगेगा कि एक ताकतवर, बहुत बुद्धिमान, देश के प्रति समर्पित राजा, तो आप उस टाइप की जो तारीफ पोएट्स और बार्ड्स इनकी करते थे। किनकी करते थे, किनकी कर रहे हैं हम तारीफ, राजपूत के बारे में हम उनकी क्वालिटीज बता रहे हैं। राजपूत सिर्फ राजा या कोई चीफ्टन या चीफ नहीं होते थे, कौन होते थे, जो सोल्जर्स हो गए, जो कमांडर्स हो गए, किसी भी मोनार्क या किसी भी राजा महाराजा के अंडर काम कर रहे हैं, उनको कहा जाता था। ओके, अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठास, सिख्स, जाट, Ohms and Kayast, a caste of scribes and secretaries, also used the opportunities of the age to become politically important. अब क्या था, सिर्फ राजपूत ही नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही नाम मिलेगा आपको, और क्या क्या नाम मिलेंगे यहाँ पे, और भी जो जाति वाति के लोग हैं, जो कास्ट के लोग हैं, इस टाइम पे उठ के आए थे, जिनका नाम हमें मिलेगा, जैसे मराठास हो गए, सिख धर्म के लोग हो गए, जाट हो गए, ओम्स हो गए, कायस्थ हो गए। कायस्थ क्या है, जैसे जो लिखने विखने की कास्ट होती है, जो सेक्रेटरीज होती है, कायस्थ के अंदर आ गए। ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटी, कौन सी एज की बात हो रही है, इस टाइम के एरिया, इस ड्यूरेशन, इस पीरियड की बात हो रही है ना। तो इस पीरियड में सिर्फ राजपूत ही नहीं, और भी जो जात है, और भी जो कास्ट है, उठ के आई थी। जैसे कौन सी फिर से देख लेते हैं, मराठास हो गए, जाट्स हो गए, हाँ, होम्स हो गए, तो ये सब भी उठ के आए थे इस टाइम पे। आया समझ में? एक बार और देख ले, जी हाँ, एक बार और देख लेते हैं। अगर हम बैक स्लाइड से फिर से स्टार्ट करें, यहाँ से देखते हैं, तो राजपूत कौन है, राजपूत मतलब उनके लिए यूज होता था इस टाइम पे, जो काफी मतलब हिम्मत वाले लोग, राजा महाराजा लोग इस पीरियड में इंपॉर्टेंट आए थे। मतलब काफी इंपॉर्टेंट इनका नाम हमें सुनने को मिलेगा, इनकी इंपॉर्टेंस हमें मिलेगी, ठीक है। और राजपूत सिर्फ वही लोग नहीं होते थे जो राजा होते थे या चीफ्टन्स होते थे, वो और भी लोग होते थे, जैसे कोई सोल्जर या कमांडर हो गए, किसी मोनार्क के अंडर काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी क्या बोला जाता था, राजपूत। अब इनकी क्वालिटीज जो इनके पोएट्स और बार्ड्स ने कभी बताई होगी कि कैसे बिल्कुल ही शिवेलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, बहुत ही हिम्मत वाले, लॉयल, ऑनेस्ट, अपने देश के लिए समर्पित, तो ये कौन थे, क्वालिटीज थी किसकी, राजपूत की क्वालिटीज बताई गई। बट राजपूत के अलावा और भी जो है लोग उठ के आए ऊपर, और भी जो है कास्ट आई, जैसे कौन से ग्रुप्स आए, जाट हो गए, होम्स हो गए, मराठा, सिख्स वगैरह, सिख्स और कायस्थ, तो ये भी उठ के आए उस टाइम पे, उस एज में। किस एज में, 700 से लेके 1750 जो है मिडाइवल हिस्ट्री। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. अब इस पीरियड की बात करें, इस टाइम की बात करें, किस टाइम की बात कर रहे हैं हम किस टाइम की बात करें, हम बात कर रहे हैं इस टाइम की, 700 से लेके 1750 के पीरियड की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी हाँ, बिल्कुल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इस पीरियड में क्या हुआ था, एक ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब जो है फॉरेस्ट, पेड़ों की कटाई, मतलब जो है जंगलों की कटाई बहुत हुई, क्लियर करा गया, उनको काटा गया, और क्या बढ़ाया गया, किस पर उल्टा फोकस किया गया, मतलब किस पर उल्टा ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर। मतलब ये है कि फॉरेस्ट वगैरह को हटवा के वहां पे खेती बाड़ी का एरिया ज्यादा से ज्यादा कर दिया गया उस टाइम पे। किस टाइम पे, मिडाइवल टाइम पे। A change faster and more complete in some areas than in others। और क्या था, अब किसी किसी एरिया में बदलाव बहुत जल्दी हो रहे थे। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कुछ बदलाव हो रहे तो सब जगह एक जैसे एक ही पेस पे चलेगा, नहीं, कहीं जो है जल्दी हो रहे थे, और कहीं क्या हो रहे थे, कंप्लीट भी हो गए थे, और कहीं कुछ अलग थे। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब क्या था, उनका जो हैबिटेट मतलब अगर उनका जो घर, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, अगर वो ही काट दिया जाए, साफ कर दिया जाए, तो बेचारे कहाँ रहेंगे। फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब जो जंगलों में रहने वाले लोग, सिटी ड्वेलर जो सिटी में रहते हैं, विलेज ड्वेलर जो विलेज में रहते हैं, तो उनको ड्वेलर बोलते हैं। तो फॉरेस्ट ड्वेलर, विलेज ड्वेलर, सिटी ड्वेलर। तो क्या था कि जो उनकी हैबिटेट में बदलाव, उनके अगर रहन सहन में जो चेंजेस आ रहे थे, उनकी दिक्कतें, मतलब जहाँ वो रहते थे, अगर उसी को बदल दिया जाए, घर ही उजाड़ दिया जाए, तो उन्हें बेचारे मजबूर होकर क्या करना पड़ा था, माइग्रेट होना पड़ा था, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा था। किसकी बात हो रही है, फॉरेस्ट ड्वेलर की।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस टाइम पे क्या हो गया था, फॉरेस्ट की क्लियरिंग स्टार्ट हो गई थी, साथ में किस पर ज्यादा फोकस होने लग गया था, एग्रीकल्चर लैंड बनने लग गए थे, है ना। और कई एरिया में ज्यादा जल्दी हो रहा था ये काम, कहीं स्लो हो रहा था। These new peasant group gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. अब ये जो ग्रुप है, ये जो पीजेंट ग्रुप है, जो पीजेंट कौन हो गए, पीजेंट मतलब जो फार्मर होते हैं, जो कृषि करते हैं, वो पीजेंट हो गए। तो पीजेंट क्या होते हैं, धीरे धीरे किसके प्रभाव से प्रभावित होने लग गए, मतलब किन के कारण इनके जीवन में प्रभाव आने लग गया, इन्फ्लुएंस पड़ने लग गया, इम्पैक्ट पड़ने लग गया। जैसे जो भी रीजनल मार्केट है, एरिया के मार्केट हो गए, या वहाँ के चीफ कैसे हैं, वो क्या कह रहे हैं, है ना, प्रीस्ट जो है पंडित वगैरह के लोग, पंडित लोग, मोनेस्ट्रीज, मठ और टेम्पल्स, मतलब इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस, प्रभाव किन पे पड़ने लगे थे, पीजेंट ग्रुप में। जो फार्मर ग्रुप है उन पे इन लोगों का प्रभाव पड़ने लग गया था। किन किन का, जैसे रीजनल मार्केट हो गया, चीफ्टन्स हो गया, प्रीस्ट हो गया, मोनेस्ट्रीज हो गया और टेम्पल हो गया। आया समझ में? आया समझ में तो फटाफट से लाइक कर दो। क्या कर दो भाई, फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट भी करके बता दो कि समझ में आ रहा है। एक बार फिर से देखें, चलो देखते हैं क्या है कि इस पीरियड में, ये जो 700 से लेकर 1750 का पीरियड है, इसमें बहुत बदलाव आए, बहुत बदलाव आए। तो इसमें क्या हुआ, जो फॉरेस्ट, पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई बहुत हुई, और किसको बढ़ावा दिया गया, एग्रीकल्चरल लैंड, कृषि के लैंड को, है ना, खेती बाड़ी के लैंड को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। चलिए वो तो दिया गया। साथ में क्या हुआ, जो बेचारे जंगलों में रहते थे उन्हें माइग्रेट होना पड़ा, उन्हें शिफ्ट होना पड़ा दूसरी जगहों पे, वो तो होना पड़ा। साथ में जो पीजेंट ग्रुप थे उन पर दूसरों का प्रभाव पड़ने लग गया। किन का प्रभाव पड़ने लग गया, जैसे रीजनल मार्केट्स का, चीफ्टन्स का, प्रीस्ट का और मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स का प्रभाव इनमें पड़ने लग गया था। आया, आ गया समझ में? चलिए, they became a part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. अभी क्या होने लग गया था, पीजेंट ग्रुप है, फार्मर है, कितना बेचारे, उनको दूसरों से दबना पड़ेगा, उनको जो है राजा महाराजा या जो है नेता वेता, मतलब सेनापति, जो उस टाइम के जो भी अच्छी हाई पर्सनालिटीज, ऑफिशियल्स रहे होंगे, उनके अंडर तो काम उन्हें करना ही पड़ेगा। तो क्या था, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, मतलब अच्छी बड़ी सोसाइटीज बनने लगी थी। और कैसी, कॉम्प्लेक्स, जटिल सोसाइटीज, एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस। अब भाई टैक्सेस लगे, टैक्स पे करने पड़ते थे, अपने जो गुड्स हैं वो देने पड़ते थे, और सर्विसेज देने पड़ते थे लोकल लॉर्ड्स, मतलब जो उनके लॉर्ड, मतलब जो उनको, जो वहाँ के चीफ होंगे, उनको भी सर्विसेज या कुछ भी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती थी, गुड्स भी देने पड़ते थे, टैक्सेस भी देने पड़ते थे। किनको, बेचारे जो पीजेंट ग्रुप की बात हो रही है। As a result, significant economic and social differences emerged amongst people. अब क्या, अब क्या हुआ, जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आने लग गए, किनके बीच में, पीजेंट के बीच में। मतलब क्या हो रहा था कि कोई दे पा रहा था, कोई नहीं टैक्स पे कर पा रहा था, कोई कम कर रहा था, कोई ज्यादा कर रहा था। इससे क्या हुआ, एक डिफरेंस आने लग गया, एक ऊपर नीचे, मतलब एक सोशल स्टेटस सा डिफरेंस आने लग गया। तो कैसा डिफरेंस आया, इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड, कोई अमीर गरीब या कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा, और सोशल, ये सब चेंजेस आने लग गए। किन के ग्रुप में, पीजेंट ग्रुप में। देखिए पीजेंट ग्रुप आया, ठीक है, पीजेंट ग्रुप में किसका इन्फ्लुएंस पड़ा, हमने देखा प्रीस्ट का देखा, किंग का देखा, मोनास्ट्रीज का देखा, टेम्पल्स, इनका जो है इनकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस पड़ने लग गया, प्रभाव पड़ने लग गया। प्रभाव कैसा, अब इन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, कभी कभी गुड्स ऑफर करने पड़ते थे, और जो उनके लोकल लॉर्ड, जो उनके एरिया के जो भी चीफ रहते होंगे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती हुई। अब कोई कम कर पाता होगा या कोई नहीं कर पाता होगा, तो इसके कारण क्या हो गया, भेदभाव, एक जो है दूरी टाइप की, एक अलगाव सा पैदा होने लगे। डिफरेंसेस कैसा, सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे, ठीक है। साथ में क्या हुआ, सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सबकास्ट। अब क्या हो गया, अब बनने लग गई थी बड़ी ही खतरनाक चीज कह लीजिए, सोसाइटी अलग अलग अलगाव होने लग गया था, तुम अलग हम अलग, हमारा कल्चर अलग। तो क्या होने लगे थे, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज, लोग जातीज और सब कास्ट में पीपल डिवाइड होने लगे थे, अलग अलग जाति, अलग अलग कास्ट में बंटवारा सा, अलगाव सा होने लग गया था। एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशंस, भाई अपने बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड और ऑक्यूपेशंस के बेसिस पे रैंक मिलने लग गई थी। अगर किसी का ऑक्यूपेशन, कोई फार्मर है, पीजेंट है, तो उसकी रैंक कम होगी, या कोई अच्छा सेनापति है, राजा के अंडर कोई आर्मी ऑफिशियल है, तो उसको क्या मिल गई, उसको अच्छी रैंक मिल गई। तो इस टाइप का जो है क्या होने लगे थे, रैंक्स मिलने लग गई थी उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। अगर कोई बेचारा बहुत गरीब है तो उसको उसके कारण, उसके अकॉर्डिंग रैंक मिलने लगी थी, यानी बैकग्राउंड के बेसिस पे। कोई अमीर है, मिडिल क्लास है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है क्या मिलने लगी थी, रैंक मिलने लगी थी। तो इस तरीके से ये जो हुआ, इसकी शुरुआत क्या हुई, इससे आपको क्या समझ में आया, इससे जाति में बढ़ने लग गए लोग, जाति, अलग अलग जाति, रिलीजन्स बंटने लग गए, कल्चर बंटने लग गए। साथ में अगर रैंक जहां गई, तो रैंक में तो वैसे भी लोगों का डिफरेंस आ ही जाता है, मतलब फिर वो एक
चिड़ कह लीजिए, गुस्सा कह लीजिए, एक मतभेद मनभेद कह लीजिए, वो होने लगता है। तो ऐसे ऐसे क्या बटने लग गए थे, सब अलग अलग बंटवारा सा होने लग गया था। और साथ में फिर एट लास्ट मतलब एक अच्छी चीज़ और क्या हो गई, मतलब और ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ने वाली चीज़ क्या हो गई कि बैकग्राउंड और बेचारे ऑक्यूपेशन के बेसिस पे रैंक मिलने लग गई। तो अब ऐसा होता है ना कि अरे तो इसकी रैंक रो है क्योंकि तो फार्मर है, हम तो भाई राजा के अंडर काम करते हैं, हमारा एक अलग ही लेवल है। तो उनको बेचारों को, उनको वही है ना, डोमिनेट किया जाता था। इसी चक्कर में क्या होता था, हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस पड़ा। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली। अगर हम बात करें रैंक्स की तो फिक्स नहीं थे परमानेंटली, ऐसा कुछ फिक्स नहीं थे कि भाई हाँ परमानेंटली यही रैंक है तो इसको फिक्स कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू पावर, मतलब किसके कारण थे, पावर, जैसे किसके पास कितनी पावर है, किसका प्रभाव कितना है, रिसोर्सेज उसके पास कितनी, किसके जो जाति के मेंबर है तो उसके अकॉर्डिंग रैंक बनती थी। कैसे, मतलब जैसे मेरी जाति के लोग हैं, मेरी एक ही जाति सेम जाति है, बट मेरी रैंक अच्छी दूसरे की कम है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पावर ज़्यादा है, मेरा प्रभाव सोसाइटी समाज में ज़्यादा है, मेरे पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, मतलब वही पैसा वगैरह ज़मीन धन दौलत मेरे पास अच्छी है। और जो दूसरा इसकी रैंक कम है क्योंकि इसके पास इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो सेम जाति के होकर भी रैंक जो है डिफर करती थी। तो इसलिए वही है ना कि रैंक परमानेंटली नहीं थी। अगर आज मेरे पास पैसा है, कल कम हो गया तो मेरी रैंक गिर जाएगी। अब ऐसा नहीं कि हमेशा मेरी फर्स्ट रैंक मतलब रैंक वही है तो वही रहेगी। तो किस बेसिस पे फ्लक्चुएट करती थी रैंक, कि किसके पास कितना पैसा है, समाज में कितनी इज्जत है, कितना धन दौलत जमीन जायदाद है, उसके बेसिस पे रैंक मिलती थी। ठीक है। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। अगर हम स्टेटस की बात करें तो जाति, जो सेम जाति के लोग हैं ना, उनका भी एरिया टू एरिया स्टेटस अलग अलग होता था। जैसे फॉर एग्जांपल ए एरिया में लोग रहते हैं तो ए एरिया में के है और के है, अलग अलग स्टेटस के। तो मतलब सेम जाति के, जाति सेम है, एरिया भी सेम है, तो क्या हो गया, बट उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग उन्हें रैंक अलग दे दी जाएगी। मतलब इसके पास ज़्यादा, इसको प्लस कर देते हैं, इसके पास ज़्यादा है, इसके पास माइनस है, तो इसकी रैंक अच्छी होगी, इसको फर्स्ट दे दो, इसको हम ऐसे दे देते, फोर्थ रैंक दे देते हैं क्योंकि कम है। तो इस कारण रैंक बढ़ती रहती थी। ठीक है, रैंक क्या होती थी, बढ़ती रहती थी। अब बात करें एरिया टू एरिया की, अलग अलग एरिया की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स एरिया है, ये वाई एरिया है, जाति सेम ही है, जाति के वाली है, ये भी के वाला है, ये भी के वाला है। बट अगर इस के वाले में अच्छा पैसा है, मतलब सब कुछ बढ़िया पॉजिटिव 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 कर लीजिए, और इसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब खास नहीं है, एक लो है, तो इसकी रैंक अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी कैसी होगी, कम होगी। जैसे इसकी 5th मान लीजिए, इसकी अच्छी 2nd नंबर पर मान लीजिए, तो क्या हो गया, 5th भी क्यों, इसकी चलिए 8 कर लेते हैं क्योंकि माइनस माइनस पे चल रहा है। तो मतलब भले एक्स वाई एरिया के लोग हैं, बट क्या है, सेम जाति, जाति कौन सी, के जाति के लोग हैं, बट अलग अलग एरिया में रह रहे हैं, बट इसका जो रिसोर्सेज है कम है तो रैंक नीचे होगी, और इसके पास अच्छी खासी रिसोर्सेज है तो रैंक अच्छी होगी। तो मतलब ऐसा नहीं कि सेम जाति के भले ही अलग एरिया में रह रहे हैं तो हम इनको क्या दे देंगे, सेम रैंक दे देंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रैंक बिल्कुल अलग क्या हो सकती है, बिल्कुल रैंक अलग हो सकती है। आया समझ में? चलो फिर से समझाएंगे। देखिए क्या है कि रैंक फिक्स नहीं थी, रैंक ऐसा कुछ नहीं था कि जो मिल गई वही है। रैंक कैसे डिसाइड होती थी, आपके पास अगर आज ज़्यादा पैसा है, आपके समाज में इज्जत है, पावर है, लोग आपकी सुन रहे हैं, आप हेड बनने की कगार पे हैं, आप ऑफिशियली अच्छी कह लीजिए पोस्ट पे हैं, जो भी है, धन दौलत ज़मीन जायदाद अच्छी, तो आपकी रैंक अच्छी होगी। जहाँ आपकी कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों सालों बाद कम हुई तो आपकी रैंक भी कम हो जाएगी, फिक्स नहीं रहती थी। अब दूसरी बात क्या है कि सेम जाति के लोग अलग अलग गाँव में रह रहे हैं, अलग अलग एरिया में रह रहे हैं, तो उनकी रैंक वरी कर सकती। क्यों? क्योंकि रैंक जानने का, पता करने का जरिए ये रखा है ना कि रिसोर्सेज किसके पास कितनी है। अब इवन हम अपने रिलेटिव की एग्जांपल ले लें कि कोई रिलेटिव होते हैं बहुत रिच, आपके बुआ चाचा मामा हो सकता है बहुत रिच हो, आप उतने नहीं हो, या आप ज़्यादा रिच हो वो उतने नहीं है, तो क्या सेम कास्ट के नहीं है, सेम फैमिली के नहीं है? जी हाँ, सेम फैमिली के, बट स्टेटस तो अलग अलग है ना, कि कोई मिडिल क्लास है, कोई रिच उसमें आ गया, सेम लाइक दैट। ऐसे ही इनमें भी आया समझ में? जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अब जातीज क्या करती थी, जाति भाई सब कुछ मैंने कहा था, बंटवारा होने लग गया था, सब अलग अलगाव सा हो गया था, डिफरेंशिएट होने लग गए थे, डिफरेंसेस बनने लग गए थे। तो जातीज जो होती भाई, रूलर जो क्या करते थे, अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते थे। मेरी जाति है, मैंने अपने अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशन क्या करा, बना दिया। किन के लिए? अपने जो मेंबर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए चीज़ें। अब भाई मेंबर्स हैं, मेरी जाति है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन से चले, सब कुछ प्रॉपर सिस्टमैटिक चले, मैनेज रहे, कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन रहे, तो क्या बनेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे। तो मैं अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनी जाति के मेंबर्स के लिए बना सकती हूँ, मतलब हेड होना चाहिए तो बना सकती हूँ। These regulations were enforced by an assembly of elders। अब ये जो क्या है, ये जो रेगुलेशंस है, ये कौन करता था?
एल्डर्स मतलब जो बड़े लोग हैं, जो फैमिली में बड़े बुजुर्ग हैं, मतलब सॉरी जो जाति में उनके जो जाति में बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी असेंबली क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन को एनफोर्स, मतलब जो बनते थे उनको भाई करवाती थी कि आप लोग को ये फॉलो करना पड़ेगा। और डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज अ जाति पंचायत, और इन्हें क्या कहा जाता था, जाति पंचायत भी कहा जाता था। मतलब क्या है, जाति के लोग हैं वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे, चलिए बढ़िया है, अपने मेंबर्स को मैनेज करने के लिए, गुड, वेरी गुड। अब क्या होता था, कहीं कहीं जो है एल्डर्स जो है, एल्डर्स की असेंबली, जो बड़े लोग हैं फैमिली मतलब जाति के, वो लोग क्या करते थे, रूल्स वगैरह बनाते थे ताकि आप लोग फॉलो करें, ऐसा कहते थे। तो इनको कहीं कहीं क्या कहा जाता था, जाति पंचायत कहा जाता था। आया समझ में? आया समझ में तो लाइक करो और कमेंट करके फटाफट से बता दो। सो इसी के साथ जो है आपका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑफ चैप्टर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट, अभी पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, पार्ट 2 बाकी है। आई होप आपको पार्ट फर्स्ट बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की, समझ में आया होगा तो कमेंट में बताना। देन हम मिलते हैं पार्ट सेकंड में, तो कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको 100% फ्री और अच्छी क्वालिटी में बढ़िया से अवेलेबल है। आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आपको वहाँ मिलेगी। अदर प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं आप, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। Thank you so much for watching.